ऑलराइट लिसनर्स, और बिल आखिर वो घड़ी आ गई जब हम फायजा हसन को वेलकम कहेंगे। और इतने दिनों से हम इंतजार कर रहे थे, आप लोग भी इंतजार कर रहे थे कि फायजा हसन कब हमारे साथ होंगी, तो बिल्कुल उनको वेलकम कहते हैं अपने शो में। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं फायजा आप? मैं ठीक हूँ, आप बताइए। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। और सबसे पहले तो बहुत 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 शुक्रिया आपका कि आपने हमें टाइम दिया और हम आपसे बात कर पा रहे हैं। नहीं, मुझे बड़ी खुशी है कि आपने मुझे अप्रोच किया, और अगर कोई किसी को बड़ी आसानी से अप्रोच कर ले तो चीजें बहुत आसान हो जाती हैं। हाँ, शायद हमारी किस्मत में था ये। अक्सर हमें लगता है कि नहीं, मना कर देगी तो बात नहीं करनी चाहिए। ऐसी बात नहीं, कोशिश करके देखना चाहिए। हाँ बिल्कुल सही बात है, कोशिश करके देखनी चाहिए। और दूसरी ये भी कि मैं तो आपकी बहुत अरसे से फैन हूँ। पता है, मैं इससे पहले FM 101 पे प्रोग्राम करती थी और उस वक्त मुझे अच्छी तरीके से दिन याद है वो कि फ्राइडे के रोज मेरे प्रोग्राम में आप आने वाली थी, लेकिन आपका कुछ एक्सीडेंट घर पे कुछ बहन वगैरह के साथ हो गया था, तो आप नहीं आ पाई थी। तो मुझे उसका भी बड़ा अफसोस रहा बड़े अरसे तक। लेकिन आज हमारी लिखी थी मुलाकात कि आज हम फोन पे बात करेंगे। जी जी बिल्कुल। तो कैसी हैं, क्या हो रहा है आजकल? आपका नंद का तो इन दिनों बहुत ही ज्यादा डंके बजे हुए, बहुत लोग पसंद कर रहे हैं। नहीं, मुझे बड़ी खुशी है। ऑफ कोर्स हम एक्टर्स जब भी कोई प्रोजेक्ट करते हैं तो आई थिंक हम सब बड़े ईमानदारी से उसको करते हैं, लेकिन हम लोग को ये कभी नहीं पता होता कि ये प्रोजेक्ट अच्छा जाएगा या नहीं जाएगा। तो हमारे अपने लिए बहुत सरप्राइज होता है अगर हमारा प्रोजेक्ट अच्छा जाए। नंद के हवाले से जब हम सब ने काम करना शुरू किया था, हम में से किसी के ख्वाबो ख्याल में भी नहीं था कि ये ऐसा लोग उसको पसंद करेंगे। हम में से किसी को अंदाजा नहीं था। और स्पेशली आपको बहुत ज्यादा पसंद किया जा रहा है। और ये ड्रामा मेरी बहन ने मुझे सजेस्ट किया था कि देखें अच्छा आ रहा है नंद, लेकिन मैं सिर्फ आपकी वजह से देख रही हूँ। बाकी जो किरदार होते हैं उनको फिर मेरा तो ये मामला रहा है। आपका मैं इंट्रोडक्शन मतलब इस तरह से करवाना चाहूंगी लिसनर से कि पहला जो ड्रामा मैंने आपका देखा था वो वजूद लारेब था, और उसमें आप वशमा के किरदार में आई थी, मुझे आज तक याद है। और मैंने काफी अरसे तक, जब तक मुझे आपका रियल नेम नहीं पता था, तो मैं आपको वशमा ही कहा करती थी। और उसके बाद फिर आपने ला हासिल किया, उम्मे मरियम बनी उसमें, फिर आप बंस रोड की नेलोफर में आई, कमाल एक्टिंग, मतलब छा गई थी, वो भी आज तक सब लोगों को याद है। और अब नंद में गौहर, मतलब आपने जो काम किया है, आपने चाहे वो आप बहुत मासूम बनी हो किसी में, जैसे वशमा में थी तो आप दिलों पे राज करती हैं मासूमियत को लेके। उसके बाद ला हासिल में आपने थोड़ी सी एक लालची, थोड़ी इस तरह की लड़की का रोल किया था, उसको भी लोगों ने बहुत पसंद किया था, थोड़ी थोड़ी नफरत भी करने लगे थे आपसे। बंस रोड में आप बहुत ही खिलंटरी टाइप की थी, उसमें भी लोगों ने बड़ा पसंद किया था। तो आपके साथ माशाल्लाह चाहे ड्रामा इतना ज्यादा फेमस हो ना हो, लेकिन आपका रोल हमेशा फेमस होता है, आपको लोग बहुत पसंद करते हैं। आई थिंक उसका ताल्लुक स्क्रिप्ट से ही है, क्योंकि आई थिंक स्क्रिप्ट ऐसा लिखा जाता है कि बतौर अदाकार मुझे ये लगता है कि मैं उसमें बहुत फोकस कर जाती हूँ किरदार पर। और कुछ मेरे ख्याल में नसीब की बात होती है, क्योंकि मेहनत तो सभी करते हैं। लेकिन कुछ होता है ना, कुछ बॉर्न आर्टिस्ट होते हैं। हाँ बिल्कुल होते हैं है ना। अच्छा तो चलें फायजा, वैसे नॉर्मली पता है कि आज शुरू में हमने प्रोजेक्ट्स की बात कर ली, वरना नॉर्मली मैं ये करती हूँ कि हम लोग थोड़ा बचपन से शुरू करते हैं, फिर जानते हैं कि किस तरह आप इस फील्ड में आई, तो अब हम उस तरफ चलते हैं। आप बताएं अपने बचपन के बारे में, किस तरह की थी, क्या बचपन की फायजा को ये पता था कि बड़े होकर उन्होंने एक एक्ट्रेस बनना है? नहीं, बिल्कुल नहीं पता था। और मैंने तो अक्सर लोगों ने मुझसे पूछा कि अच्छा आप तो लगता है कि हमेशा से एक्टिंग करती होंगी और ये और वो, मगर सच्ची बात है कि मैंने तो आज तक कभी, आई वॉज वेरी शाय, तो मैं तो कभी कोई स्कूल कॉलेज में जैसे तकरीरी मुकाबले होते हैं ये सब, इनमें भी आज तक कभी हिस्सा नहीं लिया था। एक आध जैसे वो टैबलोज वगैरह होते हैं उसमें वो जैसे मुझे खड़ा वड़ा कर दिया जाता था, दैट इज अनदर थिंग। लेकिन मैंने आज तक कभी स्कूल कॉलेज में इन एक्टिविटीज में हिस्सा ही नहीं लिया, और मुझसे तो एक्चुअली ज्यादा बात भी नहीं की जाती थी। आई डोंट नो क्या हुआ, मैं खुद तक से सोचती हूँ कि मुझे हुआ क्या था, बट एक्चुअली इट्स जस्ट आई वाज इन कॉलेज, और मेरे एक दोस्त थे, उन्होंने मेरी कुछ तस्वीरें खींची, उनको फोटोग्राफी का शौक था, और ही गेव दोस फोटोग्राफ्स टू मॉडलिंग एजेंसी। और फिर वो मुझे एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी से इश्तिहार की ऑफर आ गई, अच्छे पैसे थे। मैंने कहा ठीक है, क्यों ना करें। तो बस फिर मैंने इश्तिहारों में काम करना शुरू किया। वालदा ने बस ये कहा कि चाहे कुछ भी करो, कोई
अहमकाना हरकत नहीं करना और पढ़ाई पे फोकस रखना, पढ़ाई कॉम्प्रोमाइज नहीं होनी चाहिए। ऐसा ठीक है, पढ़ाई पे कुछ नहीं होगा। सो यू नो एज ए स्टूडेंट पैसों की तो सभी को जरूरत होती है, तो उस वक्त मॉडलिंग सबसे अच्छा प्रोफेशन था। कोई 9 to 5 काम भी नहीं करना और पैसे भी अच्छे आ रहे हैं, तो बस वही करती थी। उसके बाद फिर ड्रामे की ऑफर हुई। पहला मेरा जो ड्रामा था वो पीटीवी का था, साहिल की तमन्ना। अच्छा। तो वो बस मैंने किया। मुझे याद है जब मुझे डायरेक्टर होते थे जमाने में शाहिद इकबाल पाशा, उन्होंने उससे पहले मैंने सिर्फ इश्तिहार वगैरह किए हुए थे, तो ही अप्रोच मी। मैं गई पीटीवी, तो उन्होंने कहा कि बीबी आपकी तस्वीरें बड़ी अच्छी हैं, ये रोल है, आप बताएं। मैंने कहा मैं तो बिल्कुल तैयार हूँ, लेकिन मसला ये कि मुझे एक्टिंग नहीं आती। तो फिर मुझे वो स्टूडियो दिखाने ले गए। अब वहां मैंने देखा तो 3 कैमरे थे। तो मैंने फिर पूछा, मैंने कहा फिर शाहिद साहब मुझे क्या पता चलेगा कि कहाँ लाइनें बोलनी है, मुझे तो 3 कैमरे। तो मुझे याद है बहुत वो हंसे शाहिद साहब। उन्होंने कहा कि बेटा जिस कैमरे की भी बत्ती लाल हो जाए ना, बोलते बोलते ऐसा ऐसा ना अपना पूरी बॉडी और मुंह उस तरफ कर लिया करो। एंड दैट्स हाउ आई लर्न हाउ टू डू दीज थिंग्स। एंड देन उन्होंने बहुत सिखाया। वो मुझे याद है सीन खुद करके दिखाते थे और मैं उनको बस कॉपी कर लेती थी। दैट्स हाउ आई स्टार्टेड। एंड देन फिर मुझे सकीना सम्मो ने अप्रोच किया फॉर वजूदे लारेब, जिसका आप अभी जिक्र कर रही थी। दैट वाज माय सेकंड सीरियल। अच्छा। तो दैट वाज अ वेरी बिग थिंग फॉर मी एट दैट टाइम, क्योंकि यानी मेन लीड था। और जब उन्होंने मुझे बताया कि आपके ऑपोजिट फैसल कुरैशी और अदनान सिद्दीकी हैं, तो मेरी तो हालत खराब हो गई सुनकर ही। यार यानी इनको तो हम देखते आ रहे होते हैं और एक और सडनली ये दोनों मुझे असली अपनी नजरों के सामने नजर आएंगे। तो अंदर की बात है, इट वाज अ वेरी बिग थिंग फॉर मी। एंड आई रिमेम्बर फैसल कुरैशी मेरे साथ बहुत नाइस थे और मुझे बड़ा उन्होंने हमेशा डे 1 से मुझे बहुत लाइनें बताते थे, सिखाते थे। अदनान वाज आल्सो वेरी नाइस। तो बस उसके बाद फिर सिलसिला चल निकला। अच्छा, आपने रहीम शाह की एक वीडियो भी की थी ना? बिल्कुल बिल्कुल। तो ये किस वक्त की बात है? ये उससे ड्रामे से पहले की? ये ड्रामे से पहले की है बिल्कुल। ये एक्चुअली बिल्कुल चंद महीनों पहले की है, जब मैं सिर्फ कमर्शियल्स किया करती थी। तो उस वक्त सिर्फ कमर्शियल्स होते थे। फिर वो वीडियो ऑफर हो गई, हमने कहा भाई ये भी कर लेते हैं, क्या हर्ज है। मगर वो भी एक्चुअली वही बात है, किसी को भी नहीं पता था, खुद रहीम शाह को भी नहीं पता था कि उनका ये गाना इतना हिट हो जाएगा। हाँ, बहुत हिट हुआ था वो गाना। हाँ, और आपको बहुत पसंद किया था लोगों ने उसमें भी। तो वो वही बात है ना कि हम में से किसी को नहीं पता होता कि क्या चीज हिट होगी और क्या नहीं। बिल्कुल ऐसा ही है। तो फिर आपने वजूद लारेब किया और उसके बाद तो आप माशाल्लाह से मेरा ख्याल है रातों रात फेमस हो गई थी। पहली एपिसोड से ही लोगों ने आपको बहुत पसंद किया। वो कैसे एक्सपीरियंस था उस वक्त? आई थिंक उस वक्त ना, ये देखिए सोशल मीडिया वगैरह तो था ही नहीं। तो इतना हमें पता नहीं होता था और मेरा बड़ा महदूद इंटरेक्शन होता था। यानी मैंने खामोशी से ड्रामा कर लिया। उसके बाद मैं उस वक्त मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी, तो मैं अपना वही खामोशी से बस में बैठ के घर से यूनिवर्सिटी जा रहे हैं आ रहे हैं और वही रखती थी। एक्चुअली बहुत कम लोग मुझे पहचान भी पाते थे, क्योंकि वो बगैर मेकअप के आप ऐसे ही बस स्टॉप पे खड़े में और बस में जा रहे हैं, तो लोग इतना गौर नहीं करते। अक्सर जो लोग पहचान जाते थे वो समटाइम्स मेरी आवाज की वजह से पहचान जाते थे। अच्छा। तो वो जरा उस वक्त जमाने सादे थे, सोशल मीडिया वगैरह नहीं था, तो इतना वो नहीं होता था। फिर उसके बाद आई एम एक्चुअली वेरी थैंकफुल टू ऑल द लेडीज जो शोबिज में हैं। सकीना हुई, फिर मुझे वजूद लारेब के बाद सुल्ताना सिद्दीकी और अंजलीन मलिक ने अप्रोच किया फॉर ला हासिल। तो आई थिंक इन सब खवातीन ने मुझे बड़ा सपोर्ट किया, अच्छे रोल्स दिए और अब मुझे अपने आप को एस्टेब्लिश करने में बड़ी हेल्प मिली इन औरतों की वजह से। बिल्कुल। अच्छा, सोशल मीडिया तो उस वक्त नहीं होता था, लेकिन मुझे ऐसा लगता है फायजा कि उस वक्त जितना एक आर्टिस्ट को रिस्पेक्ट भी मिलती थी और जितना फेम मिलता था, जितना मतलब दीवाने हुआ करते थे लोग उनके, जैसे मैं वशमा के किरदार की बहुत बहुत मुतासिर थी मैं वशमा से शुरू से। तो अब वो वाली चीज सोशल मीडिया तो आ गया है, लेकिन वो वाली चीज जो एक होता था ना, एक अलग ही बन जाता था इमेज, वो अब शायद उतना नहीं है।
हाँ, आई थिंक इन अ वे आप सही कह रही हैं, क्योंकि देखें दोनों तरफ की बात होती है। अगर आप अपनी तरफ से देखें एज एन ऑडियंस, तो आप लोग हफ्ते में एक दफा किस्त देख रहे होते थे ड्रामे की। ड्रामे भी कम थे, सच्ची बात तो ये, ड्रामे भी बहुत कम बनते थे, और देखने वाले हफ्ते में एक दफा एक किस्त देख रहे होते थे, और वो रीरन हार्डली एक दफा और होता था। तो आपने बहुत गौर से उसी वक्त बैठ के उसको देखना होता था। और अगर हम अपनी तरफ से बात करें तो अदाकारी के तौर पे हमें बहुत, आई थिंक एट दैट टाइम वी वर ऑल वेरी ऑनेस्ट टू आवर प्रोफेशन। अब हमें 10 चीजें और भी करनी पड़ती हैं, सिर्फ एक्टिंग नहीं करनी पड़ती। अब हमें उसके क्या होते हैं, सोशल मीडिया पब्लिसिटी का हिस्सा बनना पड़ता है, और तस्वीरें लगानी पड़ती हैं, और बहुत कुछ करना पड़ता है। सो अब फोकस सिर्फ अदाकारी पर नहीं रहा है अनफॉर्चुनेटली। इसीलिए ऑफ कोर्स क्वालिटी ऑफ वर्क भी थोड़ा फर्क हुआ है, और ऑडियंस के पास चॉइस बहुत ज्यादा है ड्रामों की। बिल्कुल ऐसे ही है। तो अब काफी काम बढ़ गया ना? काम बढ़ गया है, अच्छी बात है। फाइनेंशियली पीपल आर नाउ मोर स्टेबल, बट अनफॉर्चुनेटली क्वालिटी जो है वो थोड़ी वैसी नहीं रही जैसे पहले होती थी। सही सही। अच्छा, तो फिर वजूदे लारेब के बाद आपने, उसमें इतनी मासूम लड़की थी, और फिर दोबारा जब हमने आपको जो बहुत फेम मिला है जिस ड्रामे से, वो ला हासिल था, तो उसमें एकदम से वो थोड़ा सा नेगेटिव रोल था। तो आपने उसको जब एक्सेप्ट किया तो थोड़ा कुछ खदशा नहीं था कि मैंने अभी भी तो ज्वाइन की इंडस्ट्री? नहीं, मुझे कभी भी इस बात का कभी भी खतरा नहीं रहा कि मेरी उम्र से ज्यादा का रोल है, या नेगेटिव है या पॉजिटिव है, या इसका अंजाम बुरा होगा अच्छा होगा। मैंने कभी इस चीज की परवाह नहीं की, और आज तक मैं नहीं करती। मैंने लेटर ऑन 2-3 ऐसे ड्रामे किए हैं जो यंग टू ओल्ड थे, और मेरे ख्याल में बतौर अदाकार करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जब आप अदाकारी कर रहे होते हैं तो उसमें ये सब चीजें ना, ये आई थिंक ये वो टाइम होता है जब आप फिल्म वगैरह कर रहे हो ना, फिल्म में आप हीरो हीरोइन आ रहे हो, तब आपको ज्यादा अपने इमेज की शायद परवाह होती है। बट एज एन एक्टर आपको इन चीजों की बिल्कुल परवाह नहीं करनी चाहिए कि मेरा किरदार कि ये नेगेटिव है और मुझे तो अभी पॉजिटिव करने हैं, ये वो। फिर आप एक डब्बे में बंद हो जाते हैं, जो कि बतौर अदाकार आपकी मौत है अगर आप अपने आप को एक डब्बे में बंद कर लें। सो मैं तो खैर, मेरा तो बस नहीं चलता, वरना मैं तो अपने आप को जेंडराइज भी ना करूं, बिकॉज मैं एक्टर हूं। मैं मेरे लिए तो सारे ऑप्शंस ओपन है, आप कुछ भी करवा लें। ग्रेट। लेकिन आपने जैसे कहा आपको एक्टिंग का मतलब ना कोई लगाव था, ना सोचा था, ना आपको लगता था कि आप कर सकती हैं, तो फिर इतने जो ट्विस्ट हैं हर कैरेक्टर के, अलग अलग बिल्कुल एक शख्सियत नजर आती है, वो कैसे आपने मतलब कैसे किया, कैसे ढाला अपने आप को? मैंने जब एक्टिंग करनी शुरू की फ्रॉम माय फर्स्ट प्रोजेक्ट साहिल की तमन्ना, तब से मुझे लगा कि नहीं यार, मैं शायद यही करना चाहती थी। मुझे खुद भी नहीं पता था कि एक सेल्फ रियलाइजेशन होती है ना कि आप जिंदगी में करना क्या चाहते हैं। तो वैसे तो मेरा इरादा सीए करने का था। अच्छा। और भी बहुत सारे इरादे थे, मगर खैर ये नहीं। लेकिन जब मैंने एक्टिंग शुरू की तो मुझे अंदाजा हुआ कि मैं शायद यही करना चाहती थी हमेशा से, और मुझे बहुत मजा आया। और देन आई रियलाइज के यार बस अब यही करना है। हालांकि अभी भी एक्चुअली इतने साल बाद भी, अपने कोई तकरीबन इतने सालों में मैं 2-3 दफा ये सोच चुकी हूँ कि अच्छा अब मैं एक्टिंग छोड़ दूंगी, मगर फिर दोबारा कोई बहुत अच्छा स्क्रिप्ट ऑफर हो जाता है और फिर मैं वापस कर लेती हूँ। सही। तो लेकिन फिर भी ढालती कैसे हैं, कैसे ऑब्जर्व करती हैं कि कैरेक्टर्स अलग अलग किस तरह आप कर लेती हैं? क्योंकि आपने बहुत अलग, बहुत वैरायटी आपके, बेशक आपने ड्रामे कम किए हैं, लेकिन जितने किए उसमें सब में बिल्कुल आप मुख्तलिफ नजर आई हैं। देखिए, अदाकार का ना, अदाकार हुआ, लिखारी हुआ, राइटर या डायरेक्टर, हम सबको ना, हम सबकी ऑब्जर्वेशन बहुत ज्यादा होनी चाहिए, मुशाहिदा हमारा बहुत वसी होना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली आजकल ये बहुत मसला है कि लोगों का, अदाकारों का मुशाहिदा उतना वसी नहीं है। तो मैं वैसे इस मामले में आई फील माई सेल्फ लकी कि मैंने कराची यूनिवर्सिटी में बड़ा वक्त गुजारा। तो वहां पे आपको कराची क्या बल्कि पाकिस्तान के हर कौम का लड़का लड़की आपको वहां मिल जाएगा। बिल्कुल, एग्जैक्टली। और उनको ऑब्जर्व करना, उनको देखना,
और हाउ दे बिहेव और वो किस तरह सोचते हैं क्या है, इस सब का मौका मुझे लगता है कराची यूनिवर्सिटी में मुझे बहुत अच्छी तरह मिला। फिर चूंकि मैं खुद कराची में ही पैदा हुई हूँ, बड़ी हुई हूँ, तो कराची में भी तरह तरह के लोग होते हैं, तरह तरह के इलाके हैं, और मुझे बड़ा शौक था हर जगह जाने का, घूमने फिरने का। मैं कभी एक खास इलाके में सिर्फ नहीं रही। तो आई थिंक वो मुशाहिदा जो मेरा है वो मेरे बहुत काम आता है अभी तक। जो कुछ मैंने लोगों को देखा है, जो कुछ जगह मैं गई हुई हूँ, जो कुछ बिहेवियर लोगों के देखे हुए हैं, उससे मेरे ख्याल में हेल्प मिलती है कि किस किरदार को किस तरह करना है। आई कैन रिलेट ऑल दोज कैरेक्टर्स टू माई सेल्फ। ग्रेट। तो जब भी कोई प्रोजेक्ट होता है उसमें आपकी सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होती है? डायरेक्टर देखती हैं कि कौन डायरेक्ट कर रहा है ड्रामे को, स्क्रिप्ट देखती हैं? सबसे पहले तो स्क्रिप्ट होता है, सबसे पहले स्क्रिप्ट होता है, फिर उसके बाद डायरेक्टर होता है। डायरेक्टर मोस्टली अच्छे ही होते हैं एक्चुअली। ऐसा मेरे ख्याल में मेरे इतने साल के करियर में एक ही दफा हुआ है कि एक डायरेक्टर से मेरा मसला हुआ है, वरना दे वर ऑल वेरी नाइस विद मी। तो स्क्रिप्ट, डायरेक्टर, प्रोडक्शन हाउस, चैनल, क्योंकि अब आज के जमाने में चैनल भी देखना पड़ता है, क्योंकि आप इतनी, मुझे जैसा आदमी जो बहुत मेहनत और ईमानदारी से काम करता है और अगर वो काम उसका अच्छे चैनल पे ना चले तो फिर बहुत मायूसी होती है कि यार हमने इतनी मेहनत की और ड्रामा देखा नहीं गया। तो नाउ आई सी द चैनल एज वेल कि चैनल पे ऑन एयर होगा और कितने पैसे मिलेंगे ये होता है। सही सही, राइट। अच्छा, तो फिर मतलब ये सिलसिला रहा, फिर आपकी जो मूवी आई थी अभी लोड वेडिंग, उसमें भी आपके कैरेक्टर को बहुत पसंद किया गया था, बेबी बाजी वाला जो रोल था आपका। तो मूवी का कैसे आपने किया, कैसा ख्याल आया, या फिर ऑफर हुई, उस पर गौर किया? मूवी मुझे इससे पहले भी कुछ अर्से पहले से ऑफर हो रही थी, लेकिन मेरा इरादा नहीं था करने का, क्योंकि मुझे वो रोल बिल्कुल फारग लगे थे, जो भी रोल्स मुझे ऑफर हुए फिल्मों के। तो मेरा कोई इरादा नहीं था। नबील कुरैशी से मेरी कोई आज तक मुलाकात नहीं हुई थी। मुझे याद है मैंने उनकी फिल्म देखी थी जो पहली आई थी, नामालूम अफराद, तो वो मुझे बहुत अच्छी लगी सिनेमा में। और मैंने खुद ही सोचा, मैंने कहा कि अगर मैं जिंदगी में कभी फिल्म करूंगी तो मुझे इस आदमी की करनी चाहिए, इस आदमी की फिल्म बड़े मजे की है। तो खैर बात आई गई हो गई। उसके मैंने फिर नबील कुरैशी को अपनी शो रील भिजवाई थी ऑन फेसबुक, एंड दैट्स इट। उसके खैर आई थिंक कोई 3 साल बाद, 3 साल बाद अचानक मुझे नबील कुरैशी ने अप्रोच किया फेसबुक के जरिए। फिर हमारी बात हुई, एंड एट दैट टाइम आई वाज इन इंग्लैंड। सो ही सेड कि हम ऐसे ऐसे चाह रहे हैं फिल्म करना। मैंने कहा ठीक है बिल्कुल, मगर मैंने कहा मुझे कुछ पता नहीं है स्क्रिप्ट वगैरह ये वो। सो एंड ही वाज नॉट श्योर, क्योंकि रोल पंजाबी था और मेरी मादरी जुबान पंजाबी नहीं है, बोलना भी जरा मुश्किल है मेरे लिए। तो उन्होंने फिर मुझे 2 सीन्स भिजवाए और कहा कि आप इसकी मुझे यानी करके भिजवा दें, जैसे ऑडिशन होता है ना उस तरह वीडियो रिकॉर्ड करके भिजवा दें। मैंने कहा ठीक है, नहीं, नो प्रॉब्लम। ऑडिशन देने से कभी मैं घबराती नहीं। ही सेड के नहीं, बात एक्टर आपके कैलिबर के जो है वो माइंड कर जाते हैं। मैंने कहा नहीं मेरे लिए ऑडिशन इज नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल। तो मैंने उनको रिकॉर्ड करके अपनी भिजवाई 2 सीन्स, एंड ही सेड दे आर परफेक्ट। फिर हमारी एक दफा लंदन में मुलाकात हुई फिजा से और नबील से, एंड देन द नेक्स्ट थिंग वाज दैट आई वाज डूइंग हिज फिल्म। और मुझे बड़ा फख्र है, आई एम जस्ट वेरी हैप्पी। मैं शायद अगर जिंदगी में दोबारा कोई और फिल्म ना भी करूं तो मुझे कोई पछतावा नहीं होगा, क्योंकि मुझे बहुत खुशी है कि मैंने एक फिल्म की तो वो बहुत काम की थी, बहुत खूबसूरत फिल्म की, और उसमें बहुत मकसदियत थी उस फिल्म में। दैट्स द बेस्ट थिंग। बहुत अच्छी फिल्म, उसका स्क्रिप्ट भी बहुत अच्छा था और बड़ी अच्छी तरीके से उसको डायरेक्शन वगैरह भी, उसकी पूरी ओवरऑल फिल्म बहुत अच्छी है। और आपका किरदार आपका बहुत, उसमें भी मतलब सबसे इंटरेस्टिंग तो देखा जाए कैरेक्टर वो आप ही का है। सही। अच्छा, थोड़ा सा हम पढ़ाई की तरफ आते हैं। आप अभी कराची यूनिवर्सिटी का जिक्र कर रही थी, तो उसके बारे में मैं जानना चाहूंगी कि आप क्या मतलब पढ़ती थी वहाँ पे? मैंने कराची यूनिवर्सिटी से पहले तो इंग्लिश लिटरेचर में मास्टर्स किया। ग्रेट। उसके बाद फिर मैंने दूसरा मास्टर्स उर्दू लिटरेचर में किया। बस ये है। तो मैंने कोई तकरीबन
4-4.5 साल कराची यूनिवर्सिटी में गुजारे। अच्छा, ग्रेट, जबरदस्त। लिटरेचर में दोनों आपने इंग्लिश में भी और उर्दू में भी किया, तो इसकी कोई खास रीजन था इसके पीछे? इंग्लिश लिटरेचर का मेरी वालदा को शौक था तो मैंने भी कर लिया था। मुझे फिर उसके बाद अंदाजा हुआ कि नहीं यार, हमारी कौमी जबान तो उर्दू है, तो चलो उर्दू में भी कर लेते हैं। बिकॉज मुझे एक उर्दू से बड़ा लगाव था, एक्चुअली है। तो फिर मैंने उर्दू लिटरेचर मास्टर्स कर लिया। बस आई डोंट नो, मैंने कोई इतना प्लान नहीं किया था, बस हो गया और होता ही चला गया। बर्डन कुछ था नहीं क्योंकि साथ में एक्टिंग चल रही होती थी, तो इट्स जस्ट लाइक आप प्रोफेशनल भी हैं, कमा भी रहे हैं, सब कर रहे हैं, तो साथ में पढ़ाई भी चल रही है। तो इट वाज ऑल गोइंग वेल। ग्रेट। अच्छा, वैसे नॉर्मली जो लिटरेचर में करते हैं उनको बहुत या तो जबान से बहुत होता है शुगफ, या फिर ये कि वो कहानियां वगैरह पढ़ती थी। कभी बचपन में कहानियां पढ़ी आपने? नहीं, बचपन में नहीं, मैं अभी तक बहुत पढ़ती हूँ। अच्छा, ग्रेट। तो इसका मतलब है ना कुछ लिंक उससे? हाँ, मुझे बिल्कुल किताबें पढ़ने का बहुत शौक था, खासतौर पे फिक्शन। मुझे ये करंट अफेयर्स और उससे कोई दिलचस्पी उस वक्त तो नहीं थी, अब है। लेकिन लिटरेचर से बहुत, फिक्शन से बहुत इंटरेस्ट था, हर तरह का फिक्शन। मुझे सिर्फ उर्दू और अंग्रेजी जबान ही आती है, तो मैं उसी में ही फिक्शन पढ़ सकी हूँ। लेकिन पूरा और जबानों का भी फिक्शन अगर ट्रांसलेट हुआ हो तो आई ऑलवेज एंजॉय इट। ग्रेट, जबरदस्त। अच्छा, तो फायजा, आप जैसे फिक्शन आपको पसंद है, कहानियां आप पढ़ती हैं, तो जो आपने ड्रामे किए हैं उसमें आपका फेवरेट राइटर कौन रहा है? फेवरेट राइटर एक्चुअली अगर बात की जाए कि किसके डायलॉग बोलने में और उसमें मजा आता है, तो फसी बारी खान के बहुत अच्छे मुझे याद है। मैंने बहुत लॉन्ग प्लेस किए, बंसरोड की नीलोफर फसी ने लिखा था, एंड आई थिंक ही इज वंडरफुल व्हेन इट कम्स टू राइटिंग एंड ऑल दैट। और उसके अलावा एक और राइटर हैं इब्ने आस, उनकी मैंने टेलीफिल्म्स की और वो भी बहुत अच्छा लिखते हैं। और जाती तौर पे मैंने अभी तक उनका स्क्रिप्ट किया नहीं है, लेकिन मैं उनके डायलॉग्स की बहुत फैन हूँ। खलीलुर रहमान कमर, उनके डायलॉग्स मुझे बहुत पसंद है, एंड आई विश कि मैं उनका कभी कोई स्क्रिप्ट करूँ। इंशाल्लाह, बिल्कुल आपको करना चाहिए। उनके वाकई डायलॉग्स बड़े कमाल के होते हैं और आपकी अदायगी बहुत अच्छी है, तो इंशाल्लाह बहुत ही जबरदस्त जाएगा वो। और वैसे क्या पढ़ा करती हैं? जो आप बता रही हैं कि आपने फिक्शन पढ़ती हैं, तो किसका होता है, कौन से राइटर्स हैं वो? I mostly go for classics. I'm not very much into digest reading. जो हमारे यहाँ के होते हैं वो रोमांटिक नॉवेल्स मुझसे हजम नहीं होते, क्योंकि वो रोमांस और वही मुझसे हजम नहीं होता। तो जैसे अपना मंटो हुए, असमत चुगताई हुए, कृष्ण चंद्र, गुलाम अब्बास, इन सब का, और बानो कुदसिया स्पेशली। इसी तरह रशियन लिटरेचर जो अंग्रेजी में ट्रांसलेट हुआ, और अंग्रेजी के राइटर्स जैसे आई पर्सनली लाइक जॉर्ज ऑरवेल के 2 नॉवेल हैं, 1984 और एनिमल फार्म, वो मुझे बहुत पसंद है। Great, तो इस तरह का है। रोमांस मैं ज्यादा नहीं पढ़ पाती। क्या रीजन क्या है इसका? वैसे नॉर्मली लड़कियां तो काफी रोमांटिक साइड पे होती हैं और पढ़ती भी हैं, एक उनके ख्वाबों का शहजादा होता है हमेशा। हाँ, एक्चुअली वो मेरे दिमाग में कभी था नहीं उस तरह का इंटरेस्ट। अच्छा। हाँ, तो मैं बल्कि ज्यादा रोमांटिक फिल्में देख भी नहीं पाती। अच्छा। आई डोंट नो, इट्स जस्ट पता नहीं, मुझसे हो नहीं पाता। मुझे लगता है देयर आर सो मेनी अदर थिंग्स व्हिच आर मोर इंटरेस्टिंग देन रोमांस। आई डोंट नो। सही। चलें, अच्छा, अभी मेरे साथ एक कॉलर मौजूद हैं और इन्होंने बहुत रिक्वेस्ट की है कि फायजा से मुझे जरूर बात करनी है, तो इनको हम लेते हैं ऑन एयर। हेलो जी। हेलो, मेरा ख्याल है कुछ प्रॉब्लम है, चले हम इनसे बाद में बात करते हैं। जी फायजा, तो हम अभी कहानियों की तरफ थे और आप बता रही थी कि आपको मतलब आपका रोमांटिक साइड पे कोई इंटरेस्ट कभी भी नहीं रहा है। सही है, तो चले हम फिर अच्छा, एक जो चीज मैंने और जो नोटिस की थी उसके हवाले से मैं बात कर लेती हूँ। मेरा बेसिकली कॉलर की तरफ भी ध्यान है इस वक्त। फहद मुस्तफा के साथ आपने बहुत काम किया है,
तो ये इत्तेफाक है या आप लोगों की केमिस्ट्री मिलती है? इत्तेफाक है वो इस वजह से कि फहद और मैं हमने तकरीबन इकट्ठे ही शुरू किया था काम। फहद से मेरी मुलाकात हुई थी वजूदे लारेब में। आई थिंक वो फहद का कोई दूसरा तीसरा सीरियल होगा, हार्डली मेरा दूसरा सीरियल था। तो हम दोनों सबसे नए थे उस ड्रामे में, बाकी सब तो बहुत अच्छे एस्टैब्लिश लोग थे। तो बस हमारी भी दोस्ती हो गई इस तरह। और फिर उसके बाद समहाउ फिर लाहासिल हमने इकट्ठा किया। फिर हमने एक और ड्रामा भी किया था, उसका नाम था साथिया, वो TV1 पे फिर ऑन एयर हुआ। तो वो एक टाइम होता है जब आप एक ही एक्टर के साथ बार बार आप आ रहे होते हैं एंड ऑल दैट। एंड आई थिंक उस जमाने में बहुत ज्यादा एक्टर्स थे भी नहीं, तो हम ऑन एंड ऑफ एक दूसरे के साथ कर ही रहे होते थे काम। तो एंड आई थिंक हमारी बड़ी अच्छी दोस्ती है इस हवाले से। फिर आई थिंक उसके बाद बहुत बड़ा गैप आया बिफोर दिस फिल्म रोड वेडिंग। तो बट वैसे खैर हमारी हेलो हाय और वो चलती रहती थी। सही सही। चलें, कॉलर हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं, फिर बाकी आपसे सवाल। हेलो हेलो, चलें, बैड लक इनकी। बहुत इन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि इनसे जरूर बात करवाई जाए आपकी, लेकिन मेरा ख्याल है कोई इशू हो रहा है। तो चलें, अच्छा हम बात कर रहे थे फहद मुस्तफा की। साथ में मुझे ये बताएं कि बचपन में आप टीवी देखा करती थी, तो कौन से आपके फेवरेट एक्टर या एक्ट्रेस उस वक्त कोई था ऐसा जिसको कभी देख के आपने कॉपी किया हो, उसकी मिमिक्री की हो? नहीं, मैंने मिमिक्री तो खैर कभी किसी की नहीं की। लेकिन हाँ ये है कि मैंने एक्चुअली अब सोचती हूँ पीछे, तो मुझे लगता है कि मुझे खुद भी नहीं पता था कि मैं एक्टिंग करना चाहती हूँ। लेकिन हाँ, मेरा सबसे पसंदीदा काम जो था वो ये होता था कि मैं कोई टीवी या फिल्म देख लूं। मुझे बहुत मर्ज था टीवी देखने का और फिल्म देखने का। और यानी एक ही फिल्म मैंने पता नहीं कितनी कितनी दफा देखी हुई होती है। सम ऑफ द फिल्म्स जो है वो तो ऐसी हैं कि मैं, जैसे अक्सर मेरे हस्बैंड हंसते हैं कि मुझे लाइनें तक उसकी याद होती हैं। तो ये है कि हाँ, मैं बहुत ज्यादा फिल्में और टीवी देखती थी और बहुत गौर से देखती थी। तो आई थिंक वही चीजें शायद बैक ऑफ द माइंड थी जो लेटर ऑन बड़े होने पे मैं एक्टिंग में आ गई। जबरदस्त, ग्रेट। अच्छा, मेरे पास इस वक्त रिशान का एक सवाल है फायजा आपके लिए। उन्होंने कहा सबसे पहले तो हमारी प्यारी सी फायजा हसन मैम को खुशामदीद शो में। और मेरा आपसे सवाल ये है कि मैं जब भी ड्रामा देखता हूँ तो पाकिस्तानी ड्रामों की नॉर्मली आखिरी किस्त इनको इतनी अच्छी नहीं लगती है, तो नन ड्रामे की आखिरी किस्त कैसी है? बाकी ड्रामों जैसी तो नहीं है, कुछ नन के बारे में आप बताएं हमें। हाँ, एक्चुअली अक्सरियत यही समझ रही है कि बस अब आखिरी किस्त होने वाली है। Which is very strange, क्योंकि कोई ऑफिशियल ऐलान ही नहीं किया गया है कि आखिरी किस्त आने वाली है, या वो खुद ही लोगों ने अज्यूम कर लिया है कि चूंकि जहांगीर ने गौहर को तलाक दे दी है तो बस अब एंड हो गया। ऐसी बात नहीं है। एक्चुअली अभी कुछ दिन पहले हम सब एक्टर आपस में बातें कर रहे थे और हम हंस रहे थे, यार लोगों ने खुद ही अज्यूम कर लिया कि एंड हो रहा है, हालांकि एंड तो अभी हुआ ही नहीं है। तो मैं उनको यही कहूंगी कि आप अभी हौसला रखें, अभी एंड नहीं हुआ है। अच्छा, अभी काफी कुछ है। हाँ, अभी बहुत कुछ है। लेकिन इतना ये ड्रामे को खींचा जा रहा है इसलिए कि लोग पसंद बहुत कर रहे हैं, या पहले से ही ऐसा प्लान था? और देखिए, इसका जवाब मेरे पास नहीं है, क्योंकि मेरा तो काम होता था बस जो मुझे सीन बता दिए जाते थे वो मैं करके आ जाती थी। हाँ। तो अब उसके बाद वो उसको खींचा जा रहा है, नहीं खींचा जा रहा, या क्या किया जा रहा है, इसके बारे में कुछ कह नहीं सकती क्योंकि मुझे पता नहीं है। राइट, क्योंकि लोगों के जहन में यही है ना कि अब एंड जब वो बेटे वाला जो एक्सीडेंट वाला सीन था तो उस वक्त लोगों को लग रहा था कि अच्छा चलो अब ये होना शुरू हो गया मकाफाते अमल, अब कुछ हो जाएगा। लेकिन फिर जब नहीं हुआ उसके बाद फिर तलाक हो गई। देखें, अब बात यह है कि वो मैं किसी का कमेंट पढ़ रही थी एपिसोड के नीचे, किसी ने लिखा हुआ था कि 60 किस्तों तक पता नहीं जुल्म करने के बाद ये 3 किस्तों में लपेट देंगे। तो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होगा। जब इतना तवील दिखाया है बुराइयां करते हुए, तो अंजाम भी जो है ना वो ठीक ठाक दिखाया जाएगा, फिक्र ना करें।
अच्छा, मतलब बहुत कुछ होने वाला है। लेकिन मुझे तो जब तलाक वाला ही सीन था ना, तो मुझे पता नहीं क्यों अफसोस हो रहा था देख के। उस वक्त कुछ अजीब सा दिल हो रहा था। एक्चुअली वी वर नॉट एक्सपेक्टिंग, इवन हम सब यही हंस रहे थे, बात कर रहे थे कि समटाइम्स एक्चुअली जब हम शूट कर रहे होते हैं चीजें या बना रहे होते हैं, तो हमें लगता है कि लोग खुश होंगे कि अच्छा ये इतनी बुरी चीज के साथ ये हो गया, वो हो गया। बट इट्स स्ट्रेंज, क्योंकि मैंने जब कमेंट्स पढ़े तो लोगों ने लिखा हुआ था कि ठीक है सब हो गया, ये है वो है, लेकिन भाई बेचारी के साथ ये नहीं होना चाहिए था। तो बड़ा इंटरेस्टिंग होता है लोगों के वो सुनना, हाउ दे सी देयर एंगल, कि वो स्टोरी को कैसे देख रहे हैं और वाकयात को कैसे देख रहे हैं। तो हाँ, बाजलों को बहुत अफसोस हुआ है ना, वो उसकी क्या रीजन हो सकती है? बच्चा भी पराया हो गया, उम्र। हाँ, तो उसका काफी अफसोस है लोगों को, आप सही कह रही हैं। बिल्कुल, मुझे भी बहुत अफसोस हुआ था। अभी मैंने देखा है, परसों की एपिसोड थी, तो मेरा भी दिल अजीब सा हो रहा था, जबकि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इस कैरेक्टर के साथ बुरा होना है। लेकिन मेरा ख्याल है कि अच्छा, नफरत भी बहुत लोग कर रहे हैं आपसे, है ना? ये तो आपको पता चल रहा होगा। एक्चुअली इट्स वेरी स्ट्रेंज, क्योंकि लोग इतनी नफरत करते हैं, इतनी गालियां देते हैं, तो बुरा भला कहते हैं, और फिर अफसोस भी हो रहा है। तो मुझे थोड़ी हंसी भी आती है कि यार, यानी इंसान के रंग कितने शेड्स होते हैं कि बैक वक्त आप नफरत भी कर रहे हैं, लेकिन फिर आपको हमदर्दी भी हो रही है, और इट्स स्ट्रेंज। अच्छा, खुद आप जैसे अब सोशल मीडिया है इस वक्त, है ना, और पहले ये चीजें नहीं होती थी, एकदम से फौरन से एक एपिसोड ऑन ईयर गई, तो आपको जब कभी कोई मिलता होगा कहीं पब्लिक प्लेस पे, तो पता चलता होगा कि अच्छा हम फेमस हो गए बहुत। लेकिन अब ये है कि एपिसोड जाती है और फौरन से सोशल मीडिया पे कमेंट्स आना शुरू हो जाते हैं, राय पता चल जाती है। तो आपके किरदार के बारे में जब इस तरह के कॉमेंट्स आ रहे होते हैं, तो आप क्या पढ़ के इंजॉय करती हैं उसको, या कभी कभी वाकई फील होने लगता है लोग इतना बुरा क्यों कह रहे हैं? नहीं, मैं तो बहुत एंजॉय करती हूँ। और आई डोंट नो और एक्टर्स क्यों इतने सेंसिटिव हो जाते हैं और एंजॉय नहीं करते, क्योंकि आई वॉज मेंटली प्रिपेयर्ड व्हेन आई वाज डूइंग दिस रोल, एंड आई थॉट ऑफ इट कि यार अब मैंने ये ऐसा करना है कि लोगों के जैसे मुंह से निकल जाए गालियां, मैंने ये करना। बिकॉज आई वॉज मेंटली प्रिपेयर्ड कि ठीक है, मुझे ये टास्क दिया गया है, इट्स नेगेटिव रोल एंड आई हैव टू डू इट 100%। अब अगर मैं उसमें ये कोशिश करती, नहीं ठीक है लोग मुझे गालियां दें, लेकिन लोग मुझे बुरा ना समझे, तो वो चीज ना फिर बिल्कुल खराब हो जाती। सो ठीक है, लोगों ने एक्चुअली सच्ची बात है, लोगों ने मुझे जाती तौर पर किसी ने कुछ नहीं कहा, लोगों ने किरदार को बुरा कहा। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। एंड आई डोंट माइंड इट एट ऑल, एंड आई कीप टेलिंग दिस टू माय अदर एक्टर्स आल्सो, माय फेलो एक्टर्स, कि यार तुम लोग इतने सेंसिटिव क्यों हो जाते हो? डोंट टेक इट पर्सनली। लोग आपको गालियां दे रहे हैं, आपके किरदार को दे रहे हैं, आपके काम को दे रहे हैं, एंड दैट्स व्हाट द कैरेक्टर ऑफ गॉड डिजर्व, सो दैट्स फाइन। मैं तो खैर बहुत एंजॉय करती हूँ, एक्चुअली मुझे बहुत मजा आता है। मुझे अपनी सच्ची बात है, एपिसोड देखने से ज्यादा मजा कमेंट्स पढ़ने में आता है, बिकॉज सम ऑफ द कमेंट्स आर सो फनी, सो इंटरेस्टिंग, सो क्रिएटिव, कि बस मैं क्या बताऊं, मुझे तो हंसी आती है, बहुत मजा आता है। हाँ, लेकिन वाकई आपने जान डाली है इस कैरेक्टर में। आप जिस तरीके से आप जैसे मतलब सोच दिखा रहे होते हैं ना, कि कोई नेगेटिव सोच एकदम से आई है, तो आपके जो चेहरे के एक्सप्रेशन होते हैं और सब कुछ, वो बिल्कुल लगता है कि आप हैं ही, बिल्कुल वही वाला किरदार नहीं करिए, आप खुद है वैसी हैं। आई थिंक उसका क्रेडिट डायरेक्टर को बहुत ज्यादा जाता है, जिशान को, क्योंकि आप लोग तो फिनिश प्रोडक्ट देख रहे होते हैं। जब बन रहा होता था, तो जैसे हमने डायलॉग बोले, सीन हो गया, उसके बाद एक वो जो वॉइस ओवर चलती थी ना, या जो मैं सोच रही होती थी, उसमें बेसिकली पीछे से मुसलसल जिशान जो थे वो बोल रहे होते थे। उनकी कमेंट्री चलती थी कि अब आपको गुस्सा आ रहा है, अब आपको गुस्सा आना शुरू हुआ है, अब आपको और गुस्सा आ रहा है, अब आपको बहुत गुस्सा आ गया है, अब आपका दिल चाह रहा है कि आप ये कर दें, वो कर दें, और फिर अब आप उस तरफ देख लें, जरा इस लाइट को इस तरफ देख लें। ये पूरा मुसलसल जिशान बोल रहे होते थे, और फिर मैं वो करती जाती थी। अच्छा। तो हाँ, वो बड़ा हमें हंसी भी आती थी, क्योंकि वो पूरी कमेंट्री होती थी और मैं वो कर रही होती थी, और जिशान मॉनिटर के आगे बैठे बोले जा रहे होते थे। अच्छा। तो वो अब जब वो एडिट होके, वो वॉइस ओवर्स लग के, म्यूजिक लग के वो चीज निकलती है, तो मुझे बहुत हंसी आती है।
कि यानी बन किस तरह रहा होता था और फिनिश प्रोडक्ट जो है वो कितनी डिफरेंट होती है। बहुत कमाल है वाकई, आपने बहुत जबरदस्त तरीके, एक्सप्रेशन बहुत कमाल के दिए हैं आपने। अच्छा, तो अपने ड्रामे आप खुद देखती हैं? जो आपका सीरियल आता है ऑन एयर जिस वक्त होता है, तो आप खुद देखती हैं उसे? मैं ये वाली सीरियल को तकरीबन 1 से 2 दिन बाद देख पाती हूँ, क्योंकि आई लिव इन इंग्लैंड, तो वैसे ही टाइम डिफरेंस होता है। और फिर ये कि मैं अपना जब बच्चे अच्छे स्कूल चले जाते हैं तो फिर मैं अपना आफ्टरनून में लेट मॉर्निंग में बैठ के चाय वाय पी कर आराम से देखती हूँ, गौर करने को कि क्या मैंने गलतियां की, क्या किया जो मैं आइंदा नहीं करूंगी। ये वो मोस्टली मैं तो जब देखती हूँ मुझे बाज़ औक़ात तो मुझे हंसी आ जाती है या बाज़ औक़ात याद आ जाता है कि ये सीन किस तरह हमने शूट किया था, या ये कि ओ गॉड ये मैंने क्या किया, ये गलत कर दिया, आइंदा मैं नहीं करूंगी। मोस्टली यही होता है। अच्छा, सही। तो अकेले में देखती हैं, फैमिली के साथ नहीं देखती बैठ के? समटाइम्स विद हस्बैंड देख लेती हूँ। बच्चों ने मेरे एक्चुअली सिर्फ 2 किस्सें देखी और उनको इतनी हंसी आई कि वो उन्होंने I didn't push them कि दोबारा देखो, they were just laughing। और हस्बैंड का क्या रिएक्शन होता है उस वक्त? He actually also mostly laughs के क्या हो रहा है यार। It's just I think चूंकि वो इतना बच्चे और हस्बैंड इतना आपको यानी जैसे मुझे इतना ज्यादा वैसे ही नॉर्मल जानते हैं, दे नो कि मैं कितना, ऑफ कोर्स वो होता है ना कि अच्छा देखो अम्मा कितनी झूठी एक्टिंग कर रही है और ये और वो, तो वो उसको कभी सीरियसली और उस तरीके से ना देख पाते हैं और ना उसको हजम कर पाते तो हंसी रहे होते हैं मोस्टली। सही। अच्छा, आपने बिल्कुल अपने पीक पे शादी की और उसके बाद फिर आपको जड़ से हमें नजर नहीं आई। और अभी आप जो यूके में हैं, तो अक्सर पहले, अब तो खैर ये खत्म हो गया, अब तो लोग शादियां कर लेते हैं, लेकिन पहले एक था ये सिलसिला ना लोगों के जहन में कि नहीं अभी शादी नहीं करनी है, जब इतना हमारा पीक चल रहा है इस वक्त, तो इस वक्त तो बिल्कुल भी शादी नहीं करेंगे। तो आपके नहीं था जहन में ऐसा कुछ? एक्चुअली एक्टिंग मेरे लिए मेरा कभी भी करियर नहीं था और अभी भी नहीं है। इट्स जस्ट माई हॉबी। मैंने तो बहुत दफा ये सोचा कि मैं एक्टिंग छोड़ दूं, क्योंकि मेरा कोई वो नहीं था। अब तो जैसे लोग बकायदा उसको प्रोफेशन बना के आगे चलते हैं, पहले भी शायद चलते थे। मेरा ऐसा कोई इरादा ही नहीं था। मैं एक्टिंग करती रही जब तक मेरी पढ़ाई चलती रही। पढ़ाई खत्म हुई, उसके आई थिंक 1 आध साल बाद मैंने शादी कर ली। तो उस दौरान जो काम मिल जाता था मैंने कर लिया। फिर शादी हो गई, बच्चे हो गए। आई वॉज टू बिजी विद दैट। फिर मैंने कुछ अर्से एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी में काम किया एंड दैट्स व्हाट आई लव। फिर वो भी बच्चों की वजह से खत्म हो गया। फिर मुझे लगा कि आई थिंक द ओनली थिंग आई कैन कंटिन्यू इज एक्टिंग, क्योंकि आपको 1-2 महीने बहुत इंटेंस काम करना होता है और उसके बाद खत्म। तो बच्चों की अपब्रिंगिंग के लिए उसके साथ साथ मैं यही काम कर सकती हूँ और कोई 9 to 5 जॉब नहीं कर सकती। तो बस इट्स जस्ट, मैंने कहा ना मेरा ये प्रोफेशन नहीं है, मेरी हॉबी है। तो मुझे बस जो अच्छा लग जाता है वो मैं कर लेती हूँ। जैसे अब लोग मैं देखती हूँ अपने साथ के को एक्टर्स को कि वो बहुत प्लान करके चलते हैं। एक वक्त में 2-3 प्रोजेक्ट करते हैं कि एक ऑन एयर हो तो दूसरा, एक खत्म हो तो दूसरा ऑन एयर हो, या कम से कम मेरे 2 प्रोजेक्ट हर वक्त ऑन एयर रहने चाहिए। और ये विच इज आई थिंक गुड, अच्छी बात है, लेकिन मुझे लगता है कि मैं इस तरह नहीं कर सकती। सही, आप काफी सेलेक्टिव काम करती हैं। अच्छा, अभी आपने कहा कि बच्चे तो जानते हैं कि मैं अम्मा कैसी हैं, तो असल जिंदगी में, रियल लाइफ में आपने जो इतने रोल्स किए हैं, वजूद लारेब हो गया, ला हासिल और बेबी बाजी, इसके अलावा उम्मे मरियम, अब गौहर, तो किस किरदार के आप करीब अपने आप को फील करती हैं? आपको क्या लगता है कैसी हैं? इनमें से किसी से मिलती जुलती हैं या बिल्कुल अलग हैं? आई थिंक दूसरे बात का जवाब बेहतर दे सकते हैं मेरे जानने वाले। मैं तो नहीं दे सकती। हाँ, बट आई थिंक उनमें से कोई भी नहीं है मेरे ख्याल। कोई भी नहीं है? नहीं। तो मतलब कैसा, आप जब सोशलाइज करती हैं बहुत ज्यादा या अपने? नहीं, आई एम नॉट अ वेरी सोशल पर्सन। बस मेरे चंद दोस्त हैं जो पुराने दोस्त हैं कॉलेज यूनिवर्सिटी के जमाने के,
और बस उन्हीं से मिलना जुलना है, और दे आर नॉट फ्रॉम शोबिज, बस। और एक्चुअली आई एम नॉट वेरी सोशल, और बस घर, बच्चे, हस्बैंड, बस यही है। आई थिंक आई हैव क्वाइट अ बोरिंग लाइफ। अच्छा, मुझे पता नहीं क्यों, क्योंकि वो पहला आपका ड्रामा था ना, तो वशमा वाला रोल मुझे अभी बात करते हुए भी ऐसे ही लग रहा है जैसे मैं वशमा से बात कर रही हूँ, वैसी मासूम सी लग रही हैं आप मुझे। नहीं, मासूम तो मैं खाना मैं नहीं हूँ। अच्छा, ये भी वैसे मासूमियत की दलील है कि आप अपने मुंह से कह रही हैं कि मैं मासूम नहीं हूँ। सही। अच्छा, सवाल है मेरे पास अहमद सिद्दीकी का। इन्होंने कहा कि आपने माशाल्लाह इतने सारे किरदार अलग अलग किए, कोई रोल ऐसा था जिसको करके आपको मुश्किल फील हुई हो, या पहले लग रहा था कि ये मेरे लिए मुश्किल है? बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल उन्होंने किया है। आई थिंक वाहिद, मैंने इतने सालों में जो चीज मेरे लिए बहुत मुश्किल थी करना, वो था फिल्म में पंजाबी बोलना, जो पंजाबी लहजा था बेबी बाजी का। दैट वाज क्वाइट अ चैलेंज फॉर मी, क्योंकि जब हम अदाकारी कर रहे होते हैं तो हमारा ध्यान 100 चीजों पे होता है कि डायलॉग कैसे बोलना है, फिर डायलॉग याद भी होना चाहिए, फिर एक्सप्रेशन भी देने हैं, फिर आपने मूव्स भी करनी है। बैक वक्त कई चीजों का आप ध्यान रख रहे होते हैं, कम से कम 5-6 चीजों का। अब उसमें एक एक्स्ट्रा चीज और आ जाए कि जी आपने एक्यूरेट पंजाबी लहजा भी अपनाना है, तो बहुत बर्डन लगता है, एटलीस्ट मुझे लगता है। तो वो मेरे लिए, आई थिंक मैं कह सकती हूँ कि लहजा बनाना मेरे लिए बहुत चैलेंज था। एंड और उस वक्त मुझे बहुत डर भी था, क्योंकि मुझे जाती तौर पे मुझे लग रहा था कि यानी जब वो लोग देखेंगे ना जो पंजाबी सीखे होंगे, तो वो कहेंगे कि ये देखो क्या बोल रही है और ये और वो। बट आई एम ग्लैड कि एटलीस्ट किसी ने मेरी पंजाबी में कोई अभी तक नुक्स नहीं निकाला था। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, लगा ही नहीं कि आपको मुश्किल हुई है। बिल्कुल वो भी मेरे नहीं लिए था, वो मेरे लिए बहुत चैलेंज था। हाँ, लेकिन बिल्कुल भी नहीं महसूस हुआ, बल्कि वो फिल्म मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी, क्योंकि वो नई फिल्में जब बनना शुरू हुई हैं हमारे यहाँ पाकिस्तानी, तो लोग इतना ज्यादा एक्सपेक्ट कर नहीं रहे थे कि पाकिस्तानी मूवीज जो है वो इतनी अच्छी कमाल की मूवी होगी। तो मैं लोड वेडिंग अकेले देख रही थी रात के वक्त, और अच्छी खासी, मेरे ख्याल को 2-2:30 बज रहे थे, और मैं हंस के जो है ना मेरा हाल बुरा हो रहा था, बाकायदा मैं जोर से हंस रही थी अकेले। बहुत कमाल की, और बिल्कुल भी फील नहीं हुआ कि आपने उसमें आपको दिक्कत हो रही है, मुश्किल हो रही है, बिल्कुल भी नहीं लगा। हाँ, लेकिन मुझे याद है बाकायदा मैंने पूरे रट्टे मारे हुए होते थे। अच्छा। जो बड़े डायलॉग्स होते थे उनके, क्योंकि एक तो आपको लाइनें, भाई बात है ना, लाइनें आपको परफेक्ट याद होनी चाहिए, फिर उन लाइनों, फिर जब आपकी वो जबान नहीं है तो फिर आप यानी डबल मेहनत कर रहे होते हैं उसको रटने में, तो वो बहुत मुश्किल काम था मेरे लिए। अच्छा, तो स्कूल के जमाने में अपनी स्टूडेंट लाइफ में कैसी थी? उस वक्त रट्टे लगाती थी या फिर नहीं? नहीं, रट्टे बिल्कुल नहीं लगाती थी, क्योंकि मुझे वैसे ही किताबें पढ़ने का बहुत शौक था। तो एक्चुअली मैंने हमेशा जो कुछ भी लिखा लिटरेचर में खास तौर पे, वो अपने दिमाग से ही लिखा, क्योंकि मुझे लगता था कि ये बहुत गलत बात है कि आप किसी और के लफ्जों को जो है वो अपना बना के कॉपी में लिखते। यू नो, वो होते हैं ना बाज दिमाग में आपके कि नहीं ये गलत है। और वो आई स्टिल रिमेम्बर, मैं पहले साइंस स्टूडेंट थी, लेकिन मुझे फिर मैंने एक इंटरमीडिएट के बाद मैंने साइंस छोड़ दी, एंड आई वाज नॉट बैड। लेकिन मुझे याद है मेरी वालिदा ने मुझसे पूछा कि तुम साइंस क्यों नहीं कंटिन्यू कर रही? मैंने कहा इसलिए क्योंकि साइंस में मैं अपना खुद से कुछ नहीं लिख सकती, जो कुछ मैं सोचती हूँ। सो वो तो जो कुछ सबने फॉर्मूले बना दिए वो कर दिए, मुझे बस उन्हीं को याद करके उन्हीं को लिखना है। मैं अपनी सोच उसमें नहीं लिख सकती, सो मुझे साइंस कंटिन्यू नहीं करनी। एंड शी सेड ओके ठीक है, लेकिन तुम्हारा अजीब तुम अहमकाना बात कर रही हो। मैंने कहा नहीं, मुझे पसंद नहीं है औरों की लिखी हुई चीज को जो है वो कर देना, लिख देना। तो बस यही है। यानी उसमें बिल्कुल भी नहीं, लेकिन इसमें आप स्क्रिप्ट पूरे रट लेती हैं आपको। मुझे हंसी आती है कि अब मैं औरों की लिखी हुई लाइनें रट रही होती हूँ, बट देन यू नो, आप अल्फाज तो किसी और के बोल रहे होते हैं, लेकिन उसकी अदायगी और उसकी डिलीवरी आपके अपने हाथ में होती है। सो आई थिंक दैट इज द ब्यूटी।
बिल्कुल सही बात है। अच्छा, तीसरी कोशिश मैं करने जा रही हूँ हमारी कॉलर को लेने के लिए, क्योंकि ये बहुत आपकी बहुत बड़ी फैन है, तो मैं चाह रही हूँ कि इनसे बात हो जाए आपकी। मुझे याद है ना कि वो आज तक मेरे दिल में दुख है, जब आप मैंने इंटरव्यू लेना था, आप नहीं आई थी, और मैं शदीद फैन थी आपकी ना वशमा के रोल की। हेलो हेलो अनीका। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह अनीका, बिल्कुल ठीक ठाक। फायजा हमारे साथ हैं और आप माशाल्लाह इनको बहुत ज्यादा पसंद करती हैं, तो मैंने कहा आपका बनता है कि आप बात करें इनसे। आप बात कर सकते हैं। आपने मुझे बार बार ट्राई किया, बहुत शुक्रिया। जी फायजा आपके साथ हैं, आप पूछें इनसे। जी अस्सलाम वालेकुम फायजा हसन साहिबा, कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम, मैं ठीक हूँ, आप बताइए। वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत खुशी हुई जानकर के आज FM 107 पर जो है वो मेहमान फायजा हसन है। फायजा एक बहुत बेहतरीन अदाकारा है, जहाँ तक मैं समझती हूँ। मैंने इनके जितने भी ड्रामास देखे बहुत अच्छे हैं। आप जो भी कैरेक्टर किया है वो बहुत अच्छा है, और एक एक्टर की बड़ी चीज यही होती है, मैं समझती हूँ, कि वो जो भी उसे कैरेक्टर दिया जाए वो उसमें ढल जाए। लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ कि आपके नन का जो रोल था वो नेगेटिव रोल, आई थिंक बहुत मुश्किल होता है, तो आपने कैसे वो किया इतना अच्छा परफॉर्म? असल में ये मेरे ख्याल में हम लोग खुद ही ज्यादा सोच लेते हैं कि ये नेगेटिव मुश्किल है। हालांकि मुझे लगता है कि नेगेटिव जो है वो ज्यादा मीटी रोल होता है, ज्यादा जूसी रोल होता है, उसमें बहुत कुछ करने को होता है। सो मैं तो हमेशा ऐसे रोल की तलाश में रहती हूँ जिसमें बहुत कुछ करने को हो। और नो डाउट इस किरदार में, गौहर के किरदार में बहुत कुछ करने को था मेरे लिए। बिल्कुल। तो मुझे याद है जब पहली दफा मुझे स्क्रिप्ट भिजवाया गया, मैंने पढ़ा और मैंने कहा ओ गॉड, ये तो इतना मजे का है, इसमें तो मुझे इतना कुछ करने को मिलेगा। और मैंने कहा इस स्क्रिप्ट को तो मैंने हाथ से जाने नहीं देना। हालांकि मुझे याद है कि बीच में कुछ प्रोडक्शन के कुछ इश्यूज थे और वो शायद ये प्रोजेक्ट नहीं कर रहे थे, फिर कुछ अरसे के लिए ये प्रोजेक्ट शेल्फ में चला गया था। पर मुझे याद है मैंने प्रोडक्शन हाउस को ये कहा कि ठीक है, अगर आप अभी नहीं कर रहे ना करें, लेकिन आप जब भी करेंगे आप करेंगे मेरे साथ ये ड्रामा, क्योंकि मैंने ही करना है ये रोल। ग्रेट। सो नेगेटिव रोल में वर्क मार्जिन बहुत होता है। मुश्किल नहीं होता है, काम ज्यादा होता है, बस मैं ये कह सकती हूँ। और आई थिंक मैं काम से नहीं घबराती। सही। वो तो आपके काम से भी आइडिया हो रहा है माशाल्लाह से। बहुत अच्छी आपकी एक्टिंग, आपकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। जबरदस्त। अनीका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया अनीका, थैंक यू सो मच। आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। बहुत शुक्रिया। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। जी, तो अनीका हमारे साथ थी और बहुत बड़ी फैन आपकी, जैसे उन्होंने बताया, और बहुत मुझसे जब से मैंने आपका बताना शुरू किया है कि हमारे साथ फायजा आएंगी, जैसे ही आपने यस कहा है ना, मैंने ऑन ईयर बता दिया था कि हमारे साथ फायजा आने वाली हैं। तो जब से इनको एक्साइटमेंट थी, जब से एक्साइटमेंट थी, वो बहुत ज्यादा इंतजार कर रही थी आपका कि अब कब आएंगी और आपसे बात होगी। अच्छा, अब मेरे पास आयशा का मैसेज है, और आयशा हमारे ही कतर मीडिया कॉर्पोरेशन में ही होती हैं, और इन्होंने ये भी आपका ड्रामा फॉलो कर रही हैं, बहुत पसंद करती हैं आपको, और बात इनसे भी नहीं हो सकती, लेकिन उन्होंने मुझसे पूछा है, बोला है कि आप ये जरूर पूछें कि आपका ब्यूटी सीक्रेट क्या है। ब्यूटी सीक्रेट क्या है? ऑन स्क्रीन ब्यूटी सीक्रेट तो मेकअप ही है। और तो कुछ नहीं है। ऑफ कोर्स सो मच मेकअप किया हुआ होता है, तो यही ब्यूटी सीक्रेट है। मगर वैसे पर्सनली एक्चुअली कुछ भी नहीं है। लोग अक्सरियत एक्चुअली यही समझती है कि अगर आप एक्ट्रेस हैं तो पता नहीं आप क्या कुछ मुंह पे लगाती होंगी और पता नहीं क्या कुछ खाती होंगी। इन माय केस ऐसा कुछ भी नहीं है। बस खाने पीने का मुझे बहुत शौक है, वो तो आप लोगों को मेरी सेहत से अंदाजा हो ही जाएगा। तो बस अच्छा खाती पीती हूँ, खुश रहती हूँ, और हाँ, कोई सिगरेट विगरेट बिल्कुल नहीं पीती। एंड आई थिंक कुछ मेरे ख्याल में जेनेटिकली भी होता है, आप ये नहीं कह सकते, क्योंकि बहुत से लोग बहुत हेल्दी लाइफ गुजारते हैं बट उनके अक्सर स्किन प्रॉब्लम ये वो होते हैं। तो नहीं, मैं खैर कुछ भी नहीं करती, बस आम से सादा सा क्या होता है, फेस वॉश से मुंह धो लिया और क्रीम लगा ली मुंह पे बस। और हाँ, मेकअप, बहुत सारा मेकअप। क्योंकि मुझे एक्चुअली मेकअप का बहुत शौक है। अच्छा है, वैसे भी है। देयर आर फ्यू थिंग्स जो मुझे जिनका बहुत शौक है, वो है अच्छे कपड़े, जेवर और मेकअप। अच्छा। ये हाँ, बहुत आई नो बहुत सुपरफिशियल चीजें हैं, लेकिन मुझे बहुत शौक है।
और मेकअप का वाकई में बहुत वो है। और आई थिंक ऑन स्क्रीन अगर जो बहुत लोगों ने एडमायर किया इस ड्रामे में अबाउट माय लुक्स एंड मेकअप, बहुत प्यारा। तो वो सब बस मेरा शौक है। हाइट आपकी माशाल्लाह बहुत अच्छी है। और दूसरा ये कि आजकल जैसे मिनाल तकरीबन हर ड्रामे में नजर आ रही होती हैं, हीरोइन होती हैं, लेकिन आपके सामने जब मिनाल होती है ना तो वो दबरी होती हैं। ये बकायदा मतलब हम सब लोग नोट करते हैं कि मिनाल वैसे बहुत प्यारी बहुत अच्छी, लेकिन आपके सामने दबरी होती है बकायदा ना, तो इतनी प्यारी लग रही हैं आप। सीरियसली आप तो हमारे दरमियान पड्डे करवा देंगे। नहीं वाकई सीरियसली ऐसे ही है, मैं मतलब आपके मुंह पे नहीं बोल रही बात, हकीकत हम लोग जैसे डिस्कस, मेरी बहन है, हम लोग बात कर रहे होते हैं तो मेरी बहन भी यही कहती है बहुत प्यारी है यार, मतलब मिनाल दबती है उनके सामने, जब ये सामने आ रही होती है उसके तो मिनाल दबती भी महसूस हो रही होती है। नहीं मेरे ख्याल में थैंक यू, लेकिन ये मेरे ख्याल में वो बात होती है ना कि हुस्न देखने वाले की आंख में होता है, वो चीज है। क्योंकि रोब आप कह सकते हैं बिकॉज ऑफ माई हाइट एंड वेट एंड ऑल दैट, लेकिन बात ये कि देखिए खूबसूरती तो ना सब वही बात है ना देखने वाले की आंख में होती है। अब आप जो कह रही हैं वो आपका वो है पॉइंट ऑफ व्यू। तकरीबन ये जितने लोग हैं हम जब डिस्कस करते हैं नंद, आजकल आपको पता है कि बहुत ज्यादा ये हो रही है इसके ऊपर बात, तो सबका तकरीबन यही मानना है मेरे जानने वालों में कि आप माशाल्लाह से छाई हुई हैं इस प्रोग्राम, इस ड्रामे में हर तरह से, हर मतलब ना सिर्फ ये कि एक्टिंग से बल्कि अपनी लुक से, हर तरह से लोग आपको बहुत पसंद कर रहे हैं। आई थिंक देखिए अब बात ये कि जमाना ये वो आ गया है कि अब आप सिर्फ ना अदाकारी में फोकस नहीं रख सकते। मैंने आपको पहले भी कहा था ना कि अब एक्टिंग के साथ साथ और भी कई महाज होते हैं जिन पर आपको डट के खड़ा रहना पड़ता है। तो एक्टिंग तो है ही एक्टिंग, लेकिन उसके अलावा अब आपको अपने वार्डरोब, मेकअप, इन सब चीजों पर बड़ा ध्यान देना पड़ता है अदाकार को। तो क्या करें, हम भी कर रहे हैं क्या कर सकते हैं। सही। अच्छा आयशा का दूसरा सवाल आपके लिए ये है कि मिनाल के साथ आपकी ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री तो हमें नजर आ रही है कि बिल्कुल नहीं बन रही, ऑफ स्क्रीन कैसी है? मेरी ऑफ स्क्रीन तो बहुत ही अच्छी थी, बल्कि एक्चुअली सच्ची बात है मिनाल वाज वेरी हेल्पफुल टू मी, क्योंकि एक तो खैर वो शी नोज अ लॉट अबाउट मेकअप, और मिनाल ने मुझे बहुत अच्छी मेकअप टिप्स दी हमेशा regarding products and all that, and we had a wonderful time together. क्योंकि मैंने और मिनाल ने बहुत साल पहले एक चाय का कमर्शियल इकट्ठा किया था, और उस वक्त मिनाल बहुत छोटी थी। तो मुझे एक्चुअली मिनाल को देख के बहुत खुशी होती है, क्योंकि एंड आई टोल्ड हर दिस बिकॉज उस वक्त मिनाल बहुत छोटी थी, और अब उनको एज ए फुल फ्लेज हीरोइन देख के मुझे बहुत खुशी होती है, क्योंकि शी डिड इट वेरी सक्सेसफुली एंड शी इज वेरी टैलेंटेड माशाल्लाह, शी इज सो प्रिटी एंड द वे शी इज डूइंग इट, डूइंग ड्रामा, शी इज डूइंग हर आई थिंक कपड़ों का भी उनका कारोबार है एंड ऑल दैट, सो आई एम जस्ट वेरी वेरी हैप्पी फॉर हर। जैसे बाज लोगों को देख के आपको बहुत खुशी होती है ना, जब आपने उनको बहुत छोटा कम उम्र देखा हुआ हो और फिर अब वो बहुत फ्लरिश कर रहे हो फील्ड में। मिनाल के साथ मुझे मिनाल को देख के वो लगता है आई एम वेरी हैप्पी फॉर हर। ग्रेट, जबरदस्त। अच्छा मेरे पास जफर अली का है मैसेज, और हम लोग पता है हमारी एक समझ लें कि प्रोग्राम में एक सिलसिला चलता है रोजाना कि हम लोग बात कर रहे होते हैं, मैं कोई अच्छा ड्रामा सीरियल चल रहा होता है तो उसको डिस्कस लाजमी करती हूँ लिसनर से कि आजकल ये बहुत अच्छा है तो ये आपको देखना चाहिए। इसी तरह से लिसनर्स भी हमारे बहुत सारे ड्रामे हमें सजेस्ट कर रहे होते हैं, तो ये भी जफर अली जो है ये भी एक ऐसे ही हमारे लिसनर हैं जो कि बहुत बड़े ड्रामा लवर हैं पाकिस्तानी, और तकरीबन ड्रामे देखते हैं, उसके बारे में बताते हैं। नंद आजकल बहुत ज्यादा शौक से रहेंगे, तो इन्होंने आपके लिए मैसेज किया है, कहते हैं कि फायजा हसन को दिल से सलामो आदाब, आपका ड्रामा बहुत शौक से देखता हूं मैं, खूब अच्छा किरदार निभा रही है, अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे। सवाल ये है इनका कि जब आपको नंद यानी गौहर के किरदार की ऑफर हुई तो सबसे पहले आपको कैसा लगा, क्या महसूस हुआ कि लोग मेरे काम को कैसे देखेंगे और मैं खुद कैसे अंजाम दूंगी? अगर मैं अपने बारे में बताऊं तो अमूमन मुझे ऐसे किरदार पसंद नहीं आते, लेकिन आपने काम इतना जबरदस्त किया है कि मुझे आपकी वजह से इंतजार होता है बेचैनी से ड्रामे का। बहुत शुक्रिया जफर, आपकी बात सही है। एक्चुअली जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ा था तो मैं यही सोच रही थी कि इस तरह के किरदार माजी में बहुत से अदाकाराओं ने किए हैं, इसमें कोई शक नहीं है। फिर मैंने कहा कि अब मैं ऐसा क्या करूं कि मैं उनकी तरह उस डब्बे में ना चली जाऊं, मुझे अलग रहना है।
तो ये ऑफ कोर्स आपके ऊपर इसका इन्हिसार अदाकार के अपने ऊपर होता है कि यार यानी वही बात है ना कि देखिए चंद ही किरदार होते हैं, लेकिन उनमें फिर आपको एक अपना अलग शेड निकालना होता है। सो इट्स ट्रू कि मैंने जब उसको पढ़ा तो मैंने सोचा अच्छा यार इस तरह के किरदार तो काफी लोगों ने किए हैं माजी में, लेकिन अब मुझे उसके ऊपर अब वर्किंग करनी पड़ेगी कि मैं किस तरह क्या करूं कि मैं उन सबसे बिल्कुल अलग हो जाऊं। तो हाँ, मैंने उसमें वर्किंग की रिगार्डिंग किस तरह बोलना है, किस तरह बिहेव करना है, किस तरह नजर आना है, क्या कपड़े, क्या मेकअप और क्या एक्टिंग का कौन सा तरीका अपनाना है जिससे मैं नेगेटिव रोल तो करूं लेकिन औरों से फर्क लगूं। तो हाँ, मैंने उस पर वर्किंग की है, लेकिन उस वर्किंग को लफ्जों में बयान करना शायद मेरे लिए बहुत मुश्किल होगा, बिकॉज बाज़ औक़ात ये सब चीजें बड़ी स्पॉन्टेनियस होती हैं। आपको उस वक्त आप नहीं सोच रहे होते। जैसे मुझे याद है, मुझे मेरे डायरेक्टर ने कहा था, हम शुरू में जब हमने काम शुरू किया था तो कोई एक सीन था और उसमें पता नहीं मुझे क्या ख्याल आया और मैंने वो लाइन अजीब तरीके से मुस्कुराते हुए कही। तो फिर कट हुआ और उसके बाद डायरेक्टर ने मुझे आकर कहा, सीन ओके हो गया, ही सेड कि आप बात सीन्स में जहां आपको लगे आप नेगेटिव लाइन मुस्कुरा के बोल दिया करें। अच्छा, वो बहुत अच्छी लगती है। एंड आई थिंक ही वाज राइट, क्योंकि लेटर ऑन मैंने कई ऐसे सीन्स थे जिसमें मैं थोड़ी सी मुस्कुरा के मैंने लाइन बोली है। सो ये बारीक बारीक चीजें थी जो मैंने और मेरे डायरेक्टर ने बहुत इन पे वर्किंग की और इस तरह वो चेंज हो गई और सामने आई। ग्रेट। अच्छा, जफर ने कहा था कि एक दफा मेरा नाम ले लीजिएगा, नाम आपने ले लिया तो डेफिनेटली बहुत खुश। नहीं, मैं दोबारा ले लेती हूँ। बहुत शुक्रिया जफर। जबरदस्त। अच्छा, एक और मेरे पास सवाल है, इन्होंने अपना नाम नहीं लिखा लेकिन ये इन्होंने सवाल आपसे ये किया हुआ था कि जैसे अभी तुर्की में एक ड्रामा चल रहा है अर्तुगरुल गाजी, जिसको लोग बड़ा पसंद कर रहे हैं, तो उस पे हमारे यहाँ भी काफी बात मतलब हो रही है, बहुत ज्यादा हॉट टॉपिक है ये। तो आपको क्या लगता है इस तरह के टॉपिक्स पे हमारे यहाँ भी बनाने चाहिए ड्रामे? बनेंगे तो कामयाब रहेंगे? हाँ, जो भी हैं जिन्होंने सवाल किया हाँ बिल्कुल रहेंगे, क्यों नहीं रहेंगे। मुझे तो लगता है कि हमारे यहाँ अभी थोड़ा सा जो एक जमूद तारी हुआ है इंडस्ट्री में मौजुआती एतबार से, वो खत्म होना चाहिए, क्योंकि कई तरह के ड्रामे बनने चाहिए मुख्तलिफ स्टोरियों पे। ये नहीं ये जो हम अभी बस बिल्कुल घर में घुसकर रह गए, उसकी भी खैर वजह यह है कि प्रोडक्शन होते हैं, लिमिटेड प्रोडक्शन बजट्स होते हैं, वसाइल ऐसे नहीं है कि हम बहुत आउटडोर प्रोडक्शंस कर सके। तो सब चीजें हैं, इसी वजह से हम घरेलू मौजूआत में घुस के रह गए। बट मेरे ख्याल में तो हर तरह के हर मौजू पे ड्रामे बनने चाहिए, वैरायटी होनी चाहिए। हिस्टोरिकल ड्रामे बिल्कुल बनने चाहिए। एक्चुअली माजी में तो बनते थे, मुझे खुद याद है, मैंने पीटीवी के जो है पुराने देखे में हैं सारे, मुगल बादशाहों के ऊपर बनाए हुए थे, कासिम जलाली बनाया करते थे। और आखिरी चट्टान मुझे याद है, तो नसीम हिजाजी के नॉवेल पे बना हुआ था। और फिर बाबर, टीपू सुल्तान, ये सब बने हुए थे। कॉस्ट्यूम ड्रामा थे, बहुत मजे के थे, बहुत अच्छे थे। और मैं तो खैर मैंने तो अपने बचपन में वही सब देखे हुए और बड़ा एंजॉय किया है। आई एम श्योर अब भी अगर बनाएंगे तो बहुत लोग एंजॉय करेंगे। अब मसला सिर्फ ये होता है कि वो बजट पे बात आ जाती है। ऑफ कोर्स उस तरह के ड्रामों के लिए आपको बजट ज्यादा चाहिए होता है, क्योंकि आउटडोर शूटिंग, कॉस्ट्यूम, बहुत कुछ चाहिए होता है। लेकिन आई एम श्योर करना चाहिए। एक्चुअली कुछ दिन पहले मैंने देखा था कोई किसी सिंधी चैनल के लिए इस तरह की प्रोडक्शन हुई है, विच इज वेरी गुड, बनना चाहिए। और एक्चुअली इतना ये नहीं, मैं एक दिन किसी ने ये कह भी रही थी, मैंने कहा इतना उसको ना हिस्टोरिकली करेक्ट बनाने की भी जरूरत नहीं है। आप एक फिक्शनल हिस्टोरिकल ड्रामा भी बना सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आप किसी असली किंग या एम्परर के ऊपर बनाएं, आप कोई फिक्शनल ड्रामा भी बना लें तो वो भी सही है। और क्या, फैंटेसी होती है हर जगह। तो लेकिन आई थिंक बनाने चाहिए और बहुत मजा आएगा और लोग देखेंगे, बिल्कुल देखेंगे। बिल्कुल। अच्छा, अर्जुन ने आपसे किया हुआ है क्वेश्चन, इन्होंने पूछा हुआ है आपसे कि आप इतनी ज्यादा जैसे सोशलाइज नहीं करती, लेकिन जब आप सेट पे होती हैं तो लोगों से इंटरेक्ट करने में मसला तो नहीं होता? और कभी ऐसा हुआ है कि किसी डायरेक्टर ने या जो कास्ट मेट है आपका जो आपके साथ काम कर रहा है, उनकी तरफ से कोई मुश्किल आई हो आपको किसी प्रोजेक्ट में?
ये है अर्जुन रॉय। अच्छा, अर्जुन गोय। हाँ, अर्जुन गोय। नहीं, हाँ वो नहीं, आई एम नॉट दैट सोशल, सही बात है। एक्चुअली सेट पे जो होते हैं, आई थिंक सेट पे हम सब वी मेक श्योर के माहौल अच्छा रखें। हम सब की, सब अदाकारों की, डायरेक्टर, हम सब की पूरी कोशिश होती है, क्योंकि हमने कोई तकरीबन देखे ना 30 to 40 डेज इकट्ठा रोजाना काम करना होता है। तो अगर उस दौरान हम लोगों से इख्तिलाफात रखेंगे या वो करेंगे तो फिर सेट का माहौल खराब हो जाता है, बदमज़गी पैदा हो जाती है। सो आई थिंक सारे एक्टर्स कोशिश करते हैं कि माहौल अच्छा रखें, और ऐसे ही होता है मोस्टली। एक आध दफा, हाँ मुझे याद है, मेरा एक डायरेक्टर से थोड़ा सा इख्तिलाफ हो गया था, एक आध एक्टर से हो गया था, समटाइम्स हो जाता है, और मुझे पता है कि उसके बाद ना माहौल बड़ा खराब हो जाता है। मुझे जैसे आदमी का दिल नहीं चाहता काम करने का फिर वहाँ। सो हाँ, ये होता है, बट कम ही होता है। सही। अच्छा, मुर्तजा खान का भी आपके लिए मैसेज, इन्होंने कहा बहुत जबरदस्त बातें आप कर रही हैं, बात करने का स्टाइल आपका बहुत लाजवाब है, इनका ताल्लुक भी इंडिया से है। एक और मैसेज मेरे पास शेख नूर का है, उन्होंने भी आपकी बहुत तारीफ की, कह रहे हैं बहुत माशाल्लाह बहुत खूबसूरत लग रही हैं वाकई आप ड्रामे में, ये भी देख रहे हैं आपका, इंडिया से इनका भी ताल्लुक है। बहुत शुक्रिया मुर्तजा और शेख नूर। जी। एक और सवाल इन्होंने भी मुझसे, ये नाम इन्होंने नहीं लिखा है अपना जल्दी में शायद, इन्होंने कहा है कि मेरा सवाल ये है कि जो आप ड्रामे में ड्रेसिंग करती हो तो वो आपकी अपनी मतलब पसंद होती है या फिर आपको मिलता है वहां से? मैंने अपने करियर में आज तक सिवाय फिल्म के जितने भी कपड़े पहने हैं वो सब मेरे अपने। वाओ। वो सब मेरे अपने हैं सिवाय फिल्म के। वो बेबी बाजी वाले कपड़े मेरे नहीं थे। वो फिल्म की वार्डरोब थी, वो उन्होंने खुद अरेंज की थी। बाकी जो है वो सारे कपड़े मेरे अपने होते हैं। अच्छा, इसका क्या मैं डिजाइन खुद करती हैं? मैं खुद डिजाइन करती हूँ, मैं खुद बाजार जाके कपड़ा खरीदती हूँ, और मेरे 2-3 खास टेलर्स हैं जो कि मेरे लिए सी देते हैं कपड़े। और बस मैंने कहा ना, मुझे बड़ा शौक है इन्हीं सब चीजों का। हाँ। तो वो आई एंजॉय इट। लेकिन ये तो एक नया टैलेंट पता चला है, आप तो मुस्तकबिल में अपना एक बुटीक, एक बहुत बड़ा ब्रांड खोल सकती हैं, जैसे और लोगों ने भी किया हुआ है। तो इस तरह से बिल्कुल आपका भी हो सकता है। आपकी तो ड्रेसिंग के इस वक्त डंके बजे हुए उस ड्रामे में। अब वो फिर मसला ये होगा, वो मेरी सुनेंगे नहीं। मैं अक्सर एक्चुअली सोचती हूँ समटाइम्स कि मैं क्योंकि अभी तक पाकिस्तान में किसी ने आई थिंक इतना प्रॉपरली शुरू नहीं किया है कि एक्टरों की किसी ड्रामे में लुक्स जो हैं वो प्रॉपर स्केच करके सेट किया करें। कभी कभी मैं सोचती हूँ, आई वॉज डिस्कसिंग इट विद माय हस्बैंड, मैंने कहा मैं सोच रही हूँ कि मैं ना ये सर्विसेज शुरू करूँ कि हम आपकी लुक डिजाइन करेंगे किसी ड्रामे के लिए। पर मैंने कहा मुझे लगता है कि मैं जो कुछ सजेस्ट करूंगी वो एक्टर्स मेरी सुनेंगे नहीं, और फिर आखिर में हम जो है वो एक झगड़ा हो जाएगा और बस। तो मैं ये टैलेंट अपने ऊपर ही इस्तेमाल करती रहूंगी आई थिंक फ्यूचर में। ये सवाल मंजीत सिंह का था, उन्होंने नाम अपना बता दिया। और अभी जैसे अभी बोल रही हैं, और मैंने जो चीज मैंने नोटिस किया आपके हमेशा जितने भी है आपने किरदार आज तक किए हैं, आजकल तो ये है कि जीन्स आपको बहुत आम नजर आती है, वेस्टर्न ड्रेसिंग की तरफ लोग ज्यादा जाते हैं, लेकिन आपका ऐसा नहीं है। आप हमेशा ईस्ट की तरफ रहती हैं, अपने कपड़े खुद डिजाइन कर रही हैं, तो ये बड़ी क्वालिटी है, मुश्किल काम भी है। तो इसमें कभी मतलब हुआ ऐसा कि नहीं मुझे थोड़ा सा वेस्टर्न टच दे देना चाहिए? पहले तो हाँ, वो मंजीत सिंह, बहुत शुक्रिया आपके सवाल का। अच्छा, वेस्टर्न देखे इट डिपेंड ना कि किरदार क्या है। मेरे ख्याल में जितने भी मैंने किरदार किए उनमें से कहीं पे भी उसकी गुंजाइश निकल नहीं रही थी। पहली चीज तो ये। आपने जिक्र किया था लहासिल का, लहासिल में थोड़े बहुत थे इस तरह के जीन्स और कुर्ते, आई रिकॉल, मगर उसके अलावा कहीं कोई गुंजाइश नहीं थी। अगर गुंजाइश हो तो ऑफ कोर्स व्हाई नॉट। लेकिन मुझे जबरदस्ती, देखे ड्रामे में ना यही फर्क होता है जो मैं आपको बता रही थी ना, कि अदाकार को बहुत देखना चाहिए कि वो क्या पहन रहा है और क्या मेकअप कर रहा है, क्योंकि अब कहीं कोई गुंजाइश नहीं है वेस्टर्न कपड़ों की। लेकिन आप जबरदस्ती अपने आप को मॉडर्न दिखाने के लिए आप वेस्टर्न कपड़े घुसा रहे हैं, वो अच्छे नहीं लगते। वो आप बिल्कुल एक ऑड बॉल लगते हैं बिल्कुल।
तो जहाँ जरूरत नहीं है वहाँ नहीं करना चाहिए। मुझे अभी तक ऐसा कोई स्क्रिप्ट नहीं ऑफर हुआ जहाँ पे मुझे लगे कि जरूरत है, तो मैंने कभी किया नहीं। सही। हाँ बिल्कुल, आप सही बात कह रही हैं, क्योंकि जरूरत तो बाकी ड्रामों में भी नहीं होती, लेकिन उसमें वो जानबूझ के मतलब बस पहनना है तो इस वजह से हो जाता है। लेकिन आपका वाकई ड्रेसिंग सेंस बड़ा कमाल का है, बहुत ही जबरदस्त है। ये ना ये वो हो जाता है, अपने जाती शौक जो है ना या जाती ख्वाहिशें वो स्क्रीन पे कभी नहीं दिखानी चाहिए, बात ये है। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही। अच्छा, एक अस्मत आफरीदी का आपके लिए मैसेज उन्होंने कहा, ब्रिलियंट जॉब फायजा हसन साहिबा, बड़े गौर से मैं आपका सुन रहा हूँ इंटरव्यू और बहुत जबरदस्त आप काम करती हैं। नेक्स्ट कौन सा प्रोजेक्ट आने वाला है? ये वैसे मुझे करना था सवाल आपसे अभी। बहुत शुक्रिया अस्मत आफरीदी। नहीं, अभी तो कुछ भी नहीं है। अभी तो मैं इसी से ही फारिग हुई हूँ, तो बस अभी तो मैं आराम कर रही हूँ, तो जरा एग्जॉस्ट हो जाती हूँ एक आध प्रोजेक्ट करके। अभी कुछ नहीं है और पता नहीं कब तक कुछ नहीं होगा। If I find something interesting, I might do it. लेकिन अभी तो कुछ नहीं। अभी तो इतनी ऑफर्स आपको आ रही होंगी, तो क्यों नहीं आप सेलेक्ट करेंगे? एक्चुअली मुझे इतनी ऑफर्स आती भी नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इतना माशाल्लाह जबरदस्त आपका चल रहा है, हर कोई सबसे ज्यादा इस वक्त टॉप पे आप ही का रोल है, आप ही को डिस्कस किया जा रहा है, तो ऑफर्स तो हो रही होंगी। नहीं, असल में वो मैं आपको बताती हूँ, होता ये है कि वो देखे इस तरह का ड्रामा भी बहुत अरसे बाद बनता है। तो वो आई एम एक्चुअली वेरी थैंकफुल टू माय शोबिज इंडस्ट्री कि उनको ये पता है कि आई ऑलवेज लुक फॉर समथिंग डिफरेंट, समथिंग स्पेशल। तो मुझे मोस्टली मैंने ये देखा है कि मुझे जब कोई चीज ऑफर होती है तो वो हमेशा होती बहुत अच्छी है और मेरा हमेशा उससे दिल आ जाता है। तो अभी देखें, हो सकता है कि कोई ऐसा स्क्रिप्ट आ जाए कि फिर मेरा दिल आ जाए और फिर मैं कर लूं, मगर अभी फिलहाल तो कुछ नहीं है। वैसे खुद से कोई रोल करने का अभी दिल में अगर हो कि मुझे ये काम करना चाहिए, अब तक नहीं किया है, इन फ्यूचर? मुझे नर्स बनने का बहुत शौक है, पुलिस वाली। अच्छा। हाँ। तो मुझे बहुत शौक है कोई नर्स बनने का और पुलिस वाली बनने का। और मुझे गांव वाले ड्रामे करने का बहुत शौक है। मे बी बिकॉज मैं चूंकि कराची की पैदावार हूँ, सारी जिंदगी शहर में ही गुजारी है, तो मुझे एक्चुअली देखने में भी जो गांव के स्टोरी वाले ड्रामे होते हैं ना, जिनमें गांव का माहौल दिखाया जाता है, पीटीवी के होते थे पुराने गांव के ऊपर बेस्ड ड्रामे, मुझे वो सब बहुत अट्रैक्ट करते हैं, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। वैसे हाँ, मुझे बहुत ख्वाहिश है पुलिस वाली और नर्स बनने का, मगर अभी तक कुछ ऐसा मौका मिला नहीं। सही। अच्छा, मेरे पास इसकी मुनासबत से एक सवाल भी आया हुआ है अभी। गुलाम अब्बास पठान ने आपसे सवाल किया हुआ है कि कभी ट्रैफिक वॉयलेशन में फंसे, आपका क्या रवैया होता है देख के? मेरा ख्याल है काफी रोबदार किस्म की पर्सनालिटी जो नजर आ रही है ना नंद में, उसकी वजह से पूछ रहे होंगे ये। नहीं, वो गुलाम अब्बास पठान जो है ना, वो उनका परसेप्शन मेरा ख्याल में ये है कि मैं असली में भी नंद बन जाती हूँ, गौहर और पुलिस वालों के साथ भी वही करती होंगी। नहीं, ऐसा एक्चुअली बिल्कुल भी नहीं है। मेरा एक्चुअली सिर्फ हार्डली आई थिंक एक दफा मैंने सिग्नल तोड़ा था, तो वो पुलिस वाला थोड़ी देर के लिए उसने बाइक पे भी पीछा किया था और मैंने भगा दी थी गाड़ी, और फिर वो बेचारा पीछा नहीं कर पाया था। लेकिन ये बात है कोई आज से 15 साल पहले की। मगर अब एक्चुअली मेरा, अब तो खैर मैं गाड़ी चलाती हूँ, मैं बहुत तमीज से गाड़ी चलाती हूँ। अच्छा। व्हेनेवर आई गो टू कराची। हाँ, और आज से कोई मेरा ख्याल में कोई चालान भी मेरा ख्याल में कोई 13-14 साल पहले हुआ होगा। और जब उसने मुझे आया था, पुलिस वाले ने मुझे धमकी दी कि मैं आपका चालान कर दूंगा, तो मैंने कहा हाँ बिल्कुल कर दो चालान। और बिकॉज आई नो कि चालान करने से पैसे जो है वो गवर्नमेंट के पास जाएंगे, किसी के जेब में नहीं जाएंगे। तो आई रिमेम्बर उस पुलिस वाले की शक्ल, ही सेड पक्की बात है। मैंने कहा हाँ बिल्कुल आप चालान करें, मैं आपको पैसे दे देती हूँ। तो मैंने अपना बड़ा शराफत से चालान करवा के पैसे वैसे दे दिए थे। अच्छा। और इसके अलावा एक्चुअली आज तक कभी किसी में नहीं कभी हुआ ऐसा।
अच्छा, लास्ट मेरे पास निम्रा, और निम्रा मेरी बहन है, और जब मैंने आपसे जिक्र भी किया था कि उसी ने मुझे सजेस्ट किया था कि ड्रामा देखें, आजकल बहुत अच्छा चल रहा है नंद, तो उसने आपसे पूछा हुआ है कि बंस रोड की नीलोफर में मुझे बहुत ज्यादा पसंद है आपका, उसमें जो रोल था, जिस तरह का आपका कैरेक्टर था, और फसी बारी खान की भी आपने तारीफ भी की है, तो आगे फसी बारी खान के साथ जरूर काम कीजिएगा। बहुत शुक्रिया निम्रा। भाई अब ये तो देखे ना, किस्मत की बात होती है। कोई होगा स्क्रिप्ट और मुझे इस काबिल समझा जाएगा कि मैं उस स्क्रिप्ट में फिट इन होती हूँ, तो हो जाएगा। ये चीज मेरे हाथ में तो बिल्कुल भी नहीं है, बट यस आई वुड लाइक टू, बिकॉज वो चंद उसके स्क्रिप्ट चंद ऐसे लिखे हुए होते थे जिनको पढ़ के मुझे बस पता नहीं क्यों बड़ा मजा आ जाता था। और मुझे इतना याद नहीं करना पड़ते थे। मेरे लिए बड़ा चैलेंज होता है स्क्रिप्ट याद करना। तो फसी के डायलॉग ऐसे होते थे, मुझे याद है कि बस 2 दफा पढ़े और याद हो गए। जबरदस्त। अच्छा, मैं कुछ लोगों के सिर्फ नाम ले रही हूँ कि आपके लिए सवालात मुसलसल मेरे पास आ रहे हैं, हर किसी की कोशिश है कि आपसे जरूर कुछ ना कुछ पूछा जाए, तो कुछ लोगों उनके नाम मुझे दोहराने तो नहीं है? नहीं, बस आपको सिर्फ नाम बता देती हूँ कि इन्होंने भी आपके लिए सवाल भेजा है, और तारीफ की भी आपकी बहुत। अमरजीत सिंह है, सब्बी सद्दू, इन्होंने भी बहुत आपका कहा है कि आप बहुत जबरदस्त है माशाल्लाह, और अभी बात करके आपकी जो बातें सुन रहे हैं ना, उससे सब लोग बहुत एंजॉय कर रहे हैं, सब कह रहे हैं कि बहुत ही हंसती मुस्कुराती सी शख्सियत है। बहुत अच्छा लग रहा है आपको सुन के। बहुत शुक्रिया। एक्चुअली अक्सरियत जब मुझसे मिलती है, बात करती है, या इंटरव्यू जिन्होंने भी लिए हैं, उनको सबको बहुत हैरत होती है कि मैं इतना ज्यादा मुस्कुरा क्यों रही होती हूँ, हंस क्यों रही होती हूँ। अच्छा, स्ट्रेंज, क्योंकि मैं असली में इसी तरह बोल रही होती हूँ, लेकिन शायद ड्रामा देख देख के लोगों को लगता है कि मैं शायद वैसे ही होंगी। नहीं, मुझे तो बिल्कुल नहीं ऐसा लगता, क्योंकि मैंने आपके शुरू से ड्रामे देखे हुए, तो मुझे अंदाजा है कि आप बिल्कुल भी नन जैसी नहीं है। आप बहुत एक सॉफ्ट किस्म की पर्सनालिटी आपकी बहुत ही अच्छी है। अच्छा, अभी बच्चे, उनका कुछ दिल चाहता है कि आपको देख के कि वो भी ड्रामा फील्ड में आए, इंडस्ट्री में आए, कुछ आपको लगता है रुझान उनका? इट्स टू अर्ली, क्योंकि बेटी मेरी 12 साल की है, बेटा मेरा अभी 10 साल का होगा। इट्स टू अर्ली टू से एनीथिंग। लेकिन अगर मुस्तकबिल में करना भी चाहेंगे तो व्हाई नॉट। लेकिन ऑफ कोर्स वही बात है कि पहले अपनी तालीम मुकम्मल करें, उसके बाद अगर करना है तो कर लें। ये नहीं कि तालीम भी मुकम्मल नहीं की और इस प्रोफेशन में आ गए। दैट्स व्हाट आई डोंट वांट। सही। चले फायजा, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। सीरियसली दिल नहीं चाह रहा, लेकिन मुझे अंदाजा है कि काफी टाइम हो गया आपका, हमने काफी टाइम ले लिया। बहुत अच्छा लगा बात करके, और मेरी वो उस वक्त की हसरत थी ना, वो आज फाइनली पूरी हुई है। और लेकिन ये कि हम आपके साथ अब जुड़े हैं, ये आखिरी दफा नहीं होगा। आप हमें अपने हर प्रोजेक्ट पे टाइम देंगी, थोड़ा सा ये वादा कीजिएगा। बिल्कुल, पक्का बात है। बहुत शुक्रिया महविश, थैंक यू सो मच। आप मैसेज अगर देना चाहें हमारे लिसनर्स के लिए तो? मुश्किल काम है। मैं, आपने जिन सबके नाम लिए थे, मैं उन सबकी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने ये प्रोग्राम सुना। एंड आई एम सो हैप्पी कि आप सब मेरा ड्रामा देख रहे हैं। हम पाकिस्तान में रहते हैं मोस्टली, तो हमें लगता है कि बस वही पाकिस्तान में ही देखा जा रहा होगा, लेकिन मुझे बड़ी हैरत हुई कि कतर में भी इतना देखा जा रहा है। नहीं, बहुत ज्यादा, क्योंकि यहाँ तो लोगों के पास और कुछ है नहीं ना इतना एंटरटेनमेंट के लिए, तो वो आपके ड्रामे और सब लोग बहुत ज्यादा डिस्कस करते हैं। शायद इतना पाकिस्तान में ना होता जितना यहाँ होता है। ऐसे मुझे बड़ा शौक है कतर आने का, मैं आज तक आई नहीं हूँ, सिर्फ बस एयरपोर्ट से ही गुजर होता है तो होता है। बट सम डे आई वुड लाइक टू विजिट कतर। मैंने बड़ी अच्छी चीजें सुनी हुई है, बहुत जबरदस्त है। और आप जब आएंगी तो हमारे स्टूडियो जरूर आएंगी इंशाल्लाह। चले, आई लेट यू नो कभी गुजर हुआ। बिल्कुल जरूर, आप मुझे बताइएगा, हम आपको बुलाएंगे। और मेरी बहुत सारी दुआएं, नेक ख्वाहिशात आपके लिए। और मैं जरूर, अभी आप कह रही हैं कि अभी आपका कोई फ्यूचर प्लान नहीं है किसी प्रोजेक्ट को लेने का, लेकिन मैं चाहूंगी कि आप जरूर लें, क्योंकि आपको करना चाहिए। इतना माशाल्लाह आप में टैलेंट है, इतनी जबरदस्त आप अदाकारी करती हैं, सभी कर रहे हैं एक्टिंग। मतलब जितने हम ड्रामे देखते हैं सब अपने अपने तौर पे एक्टिंग कर रहे होते हैं, लेकिन किसी किसी में ये क्वालिटी होती है कि जो वो एक्ट कर रहा होता है वो लगता नहीं है कि वो एक्ट कर रहा है। तो आप में माशाल्लाह से वो टैलेंट है, आपको जरूर कंटिन्यू करना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा हम आपको देखना चाहते हैं, और बहुत सारी मेरी नेक ख्वाहिश है, अल्लाह ताला आपको इससे भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स मिले, बहुत कामयाब हो आप आने वाले वक्त। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फायजा, इंशाल्लाह फिर बात होती है। बहुत ख्याल रखिएगा अपना। थैंक यू, खुदा हाफिज। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।
जी लिस्टर्स, हमारे साथ फायजा हसन मौजूद थी, नंद की गौहर और बहुत ही कमाल की जहां ये अदाकारा है वैसी बहुत ही कमाल की शख्सियत, बहुत ही कमाल की इंसान। आपने इनकी बातें सुनी होंगी, कितनी डाउन टू अर्थ हैं, इतना जबरदस्त इन्होंने हमेशा, जैसे मैंने कहा शुरू में भी कि जब से इन्होंने काम स्टार्ट किया है ना, इनका हमेशा हर रोल बहुत ही ज्यादा फेमस हुआ, लोगों ने बहुत ज्यादा अप्रिशिएट किया उसे, और हमेशा मतलब लोगों के दिलों पे इन्होंने अपने हर किरदार से राज किया है। लेकिन बहुत डाउन टू अर्थ, बहुत ही हम्बल शख्सियत फायजा हसन हमारे साथ रही, और मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है क्योंकि मैं इनको उस वक्त से पसंद करती हूँ जब इनका वो पहला दूसरा ड्रामा था। तो बहुत खुशी हुई है मुझे पर्सनली खुद भी, और आप लोगों को भी डेफिनेटली अच्छा लगा होगा।